मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 1041। महल के बाहर शेंतु ने क्षमा प्रार्थी होकर कहा, भाई त्रिपाठी, मैं तुम्हें यहीं तक छोड़ सकता हूँ। मेरी पहचान बहुत संवेदनशील है। अगर मैं तुम्हें अभी छोड़ने जाता हूँ तो मैं निश्चित रूप से अवांछित ध्यान आकर्षित करूंगा। कृपया अपना ध्यान रखना। शैतोक तुम्हारे साथ जाएगा और रास्ते भर तुम्हें सब कुछ समझाएगा ताकि तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। गारे ने बगल में इशारा किया और राक्षस जाति का कृषक जो त्रिपाठी जीवप्ती को उसका तारा शटल और अयस खरीदने के लिए लाया था, वह आया और त्रिपाठी जीवप्ती पर मुस्कुराया। युवा स्वामी त्रिपाठी, बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जीवप्ती जानता था कि ये शेंतु की सद्भावना थी, इसलिए उसने मना नहीं किया। भाई त्रिपाठी, फिर मिलेंगे। शेंतु ने गंभीरता से हाथ जोड़कर अभिवादन किया। त्रिपाठी जीवप्ती ने अभिवादन लौटाया और शैतोक के मार्गदर्शन में दोनों अपने तारा शटल पर आगे उड़े। जल चंद्रमा ग्रह के तारापोत मूल रूप से सामग्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाते थे। तारा क्षेत्र में विभिन्न महान शक्तियां जल चंद्रमा ग्रह पर अपनी शाखाओं के माध्यम से हेम लुओ वाणिज्य मंडल के साथ विभिन्न आदेश देती थी। जब वाणिज्य मंडल तैयार हो जाता था तो तारापोत निर्धारित समय के भीतर उन शक्तियों के ग्रह तारे तक सामग्रियों का परिवहन करते थे। रास्ते में शैतोक के स्पष्टीकरण के अनुसार त्रिपाठी जीवप्ती ने समझा कि वे दोनों जिस तारापोत पर चढ़ने वाले थे वह पन्ना तारा नामक एक तारा की ओर जा रहा था। पन्ना तारा प्रचंड ज्वाला नामक एक महान शक्ति का ग्रह तारा था। ये शक्ति बहुत मजबूत नहीं थी लेकिन कमजोर भी नहीं थी, पूरे तारा क्षेत्र में मध्य स्तर पर रैंकिंग करती थी। ये दो कृषक तारा को नियंत्रित करती थी, जिनमें से एक पन्ना तारा था। कुल यात्रा का समय लगभग आधा साल होगा और रास्ते में वे अन्य महान शक्तियों से संबंधित कुछ कृषक तारा से गुजरेंगे। युवा स्वामी त्रिपाठी, तुम चुन सकते हो कि किस कृषक तारा पर रुकना है या सीधे पन्ना तारा तक तारापोत का अनुसरण करना है, शैतोक ने समझाया। समझ गया, समय आने पर मैं खुद देखूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। शैतोक का सावधानीपूर्वक अनुसरण करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती उस अंतरिक्ष व्यू से गुजरा जिसका उसने पहले इस्तेमाल किया था और एक और शहर में पहुंचा। कृषकों से घिरे एक भारी पहरे वाले क्षेत्र में प्रवेश किया। यह एक विशाल चौक था, इतना विशाल कि कोई उसका अंत नहीं देख सकता था। इस चौक में बड़े और छोटे तारापोत एक के बाद एक डॉक किए गए थे और अनगिनत कृषक व्यवस्थित तरीके से सामग्रियों का परिवहन करने में व्यस्त थे। सामग्रियों के इन बक्सों से समृद्ध जीवन शक्ति उतार चढ़ाव हो रहा था, जिनमें से कई अत्यंत उच्च श्रेणी की वस्तुएं थीं। शैतोक त्रिपाठी जीवप्ती को यहाँ लाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा और हेम लुओ वाणिज्य मंडल के धन से गुप्त रूप से चौंक गया। बस ये दर्जनों बड़े और छोटे युद्धपोत पहले से ही पूंजी की एक चौंकाने वाली राशि थे। युद्धपोतों में अनगिनत कृषकों और सामग्रियों का उल्लेख नहीं करना। एक महान शक्ति वास्तव में एक महान शक्ति थी। वे दोनों अभी दूर नहीं चले थे जब उनके सामने कई संत कोटि कृषक दिखाई दिए। उनके शरीर से स्पष्ट हत्या का इरादा निकल रहा था क्योंकि उन्होंने शैतोक और त्रिपाठी जीवप्ती को सावधानी से घूरते हुए देखा। उनमें से एक ने अपना हाथ उठाया और चिल्लाया, रुको। शैतोक रुका, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति ने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई क्योंकि उसने अपने अंतरिक्ष वलय से एक टोकन निकाला और उसे सौंप दिया। कृषक ने इसे लिया और ध्यान से इसकी जांच की और फिर धीरे से सिर हिलाया और कोई और प्रश्न नहीं पूछा। शैतोक और त्रिपाठी जीवप्ती को अंदर जल्दी करने का संकेत देते हुए अपना हाथ हिलाया। युवा स्वामी शेंतु ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। हम एक स्वामी के साथ जा रहे हैं जिसे वह जानता है, शैतोक ने धीमी आवाज में कहा। तारापोत चौक के माध्यम से शटल करते हुए शैतोक की आंखें चमक उठी और उसने आगे इशारा किया। किनारे पर एक संत कोटि उच्च पद तारापोत चुपचाप लंगर डाले हुए था। उसका हैच खुला था और कई कृषक अंदर सामग्रियों को ले जा रहे थे। तारापोत के बाहर एक हट्टा कट्टा आदमी अपनी पीठ के पीछे अपने हाथ पार करके खड़ा था। चील जैसी आंखों की एक जोड़ी शानदार ढंग से चमक रही थी और उसके चेहरे पर एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति थी। सामग्रियों का परिवहन करने वाले सभी लोग अनजाने में उससे दूर चले गए। ऐसा लगता था कि वे उससे डरते थे। जब शैतोक और त्रिपाठी जीवप्ती चले गए तो इस आदमी की आंखें तुरंत उन पर टिक गई। त्रिपाठी जीवप्ती माथे पर बल डालने से खुद को रोक नहीं पाया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे सुइयों से चुभुया जा रहा हो। स्वामी शिनरुई, शैतोक आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर अभिवादन किया। क्या ये वह है? शिनरुई नामक हटे कट्टे आदमी ने त्रिपाठी जीवप्ती पर अपनी आंखें घुमाई और सूंघा। युवा स्वामी शेंतु चाहता है कि मैं इसे दूर ले जाऊं। हाँ, शैतोक ने सिर हिलाया। वह वाणिज्य मंडल से नहीं है। शिनरुई ने उसकी ओर देखा। शैतोक ने सिर हिलाया। वह युवा स्वामी शेंतु का एक दोस्त है। ओह, शिनरुई की आंखें चमकी। शेंतु का वास्तव में एक दोस्त है। ये काफी दुर्लभ है। तुम इसे दूर ले जा सकते हो, लेकिन याद रखना, मेरे तारापोत पर तुम लापरवाही से काम नहीं कर सकते और तुम्हें नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा मैं उसे तारापोत क्षेत्र में फेंक दूंगा और उसे अपने लिए संघर्ष करने दूंगा। चिंता मत करो, युवा स्वामी का दोस्त कोई परेशानी नहीं करेगा। शैतोक मुस्कुराया, उसकी धमकी की परवाह नहीं की। शिनरुई ने तिरस्कारपूर्वक अपने होठों को घुमाया। अगर उसने कोई परेशानी नहीं की तो शेंतु उसे भेजने के लिए इतना उत्सुक क्यों होगा? जरा उसे देखो, वह एक आज्ञाकारी व्यक्ति नहीं लगता है। शिनरुई ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर एक सार्थक नजर डाली, जैसे कि उसने कुछ देखा हो, लेकिन उसने कुछ भी नहीं पूछा, बस सूंघा। अंदर जाओ।
बहुत धन्यवाद। शहतोप मुस्कुराया, त्रिपाठी जीवप्ती को इशारा किया और उसे तारापुट के अंदर ले गया। तारापुट के अंदर कई कृषक दौड़ रहे थे और हर कोई बहुत व्यस्त था। शहतोप ने कुछ भी नहीं पूछा और बस त्रिपाठी जीवप्ती के साथ गलियारे से शटल करना जारी रखा। अंततः 2 कमरे पाए जो एक दूसरे के बगल में थे और उसमें बस गए। युवा स्वामी त्रिपाठी, अगर तुम इस कमरे से संतुष्ट नहीं हो तो मैं तुम्हें इसे बदलने में मदद कर सकता हूँ। शहतोप ने त्रिपाठी जीवप्ती की राय पूछी। त्रिपाठी जीवप्ती खिड़की से खड़ा था और बाहर के दृश्य को देख रहा था। सिर हिलाते हुए उसने कहा, कोई जरूरत नहीं है, इस कमरे में एक विस्तृत दृश्य है, मैं ऊब जाने पर दृश्य का आनंद ले सकता हूँ। जब तक तुम संतुष्ट हो। वह शिनरुई, शेंतु के साथ उसका क्या संबंध है? वह शेंतु की मदद क्यों कर रहा है? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। स्वामी शिनरुई, शहतोप ने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा, वह युवा स्वामी शेंतु का मामा होना चाहिए। मामा? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान था। हाँ, शहतोप मुस्कुराया, स्वामी शिनरुई की छोटी बहन युवा स्वामी शेंतु की माँ है। अध्यक्ष और स्वामी शिनरुई की छोटी बहन एक दूसरे को कई वर्षों से जानते हैं, लेकिन अंत में विभिन्न कारणों से दोनों एक साथ नहीं हो पाए। भूल जाओ, समझाने की जरूरत नहीं है, ये निश्चित रूप से एक और बुरा कर्ज है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया। शहतोप भी कड़वाहट से मुस्कुराया। हाँ, यह एक बुरा कर्ज है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता है। अगर युवा स्वामी त्रिपाठी के पास कोई अन्य निर्देश नहीं है तो मैं पहले आराम करने जाता हूँ। 1 घंटे के बाद इस तारापोत को प्रस्थान करना चाहिए। जाओ। शहतोप तुरंत वापस ले लिया। त्रिपाठी जीवप्ती खिड़की से खड़ा था, नीचे भीड़ को देख रहा था। उसका मन उतार चढ़ाव कर रहा था क्योंकि उसने एक बार फिर अकेलेपन और वीरानी की भावना महसूस की। तारापोत क्षेत्र विशाल था, प्रतीत होता है कि अंतहीन था, लेकिन यहाँ वह सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति था। उसके पास कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं थे, कोई परिचित मामले नहीं थे और सब कुछ अजीब लगा। यहाँ सब कुछ उससे दूर लग रहा था। यहाँ अकेले भटकते हुए उसने अचेतन रूप से अपनी छोटी वरिष्ठ बहन की गर्मी, पाटिल सुमित्रा की कोमलता और यहाँ तक कि मोहक दानवी रानी देसाई, सौंदर्या रानी और शर्मा सपना कुमारी के बारे में भी सोचा। परिचित चेहरे उसके दिमाग से चमक उठे, जिससे उसका हमेशा मजबूत दिल नर्म हो गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे अभी भी खुश और स्वस्थ हैं? क्या उन्हें कोई कठिनाई आई है? उसने सोचा कि क्या वे भी उसके बारे में सोच रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती के विचार आगे पीछे उड़ गए। अचानक थोड़ा खट्टा महसूस हुआ। हालांकि जब एक आकृति उसकी आंखों के सामने दिखाई दी तो उसके सभी विचार और भावनाएं बाधित हो गई और उसकी आंखें संकीर्ण होने से खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि उसकी अभिव्यक्ति उदासीन हो गई। विशाल चौक में 3 लोगों का एक समूह उनकी ओर चल रहा था। समूह का नेता एक सुंदर युवा आदमी था जिसकी सफेद त्वचा थी जो किसी भी महिला को ईर्ष्या करेगी और प्रशंसा में चीख उठेगी। उसके काले बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे, जिससे वह सुरुचिपूर्ण और सुसंस्कृत दिखता था। उसके चेहरे पर एक गर्म और मिलनसार मुस्कान थी जिसने लोगों को ऐसा महसूस कराया जैसे वे बसंत हवा में स्नान कर रहे थे। जहां भी वह गुजरा, सामग्रियों का परिवहन करने वाली महिला कृषक रुक गई और मोहित होकर उसे घूरने लगी। वह वास्तव में इस तारापोत की दिशा में चल रहा था। शययु। त्रिपाठी जीवप्ती जल्दी से खिड़की से चला गया, अपने कमरे से बाहर भागा और बगल के दरवाजे पर गया, दरवाजा बंद कर दिया। शहतोप अपने बिस्तर पर ध्यान कर रहा था, लेकिन जब उसने त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक आते देखा तो वह थोड़ा हैरान महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। युवा स्वामी त्रिपाठी, क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे गहराई से घूरा और अपनी आवाज कम कर दी। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या शेंतु ने मुझे बेच दिया? शहतोप के चेहरे पर भ्रम और भी मजबूत हो गया क्योंकि उसने माथे पर बल डाला। युवा स्वामी त्रिपाठी, इसका क्या मतलब है? बाहर खुद देखो। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंडा होकर सूंघा। शहतोप खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें संकीर्ण हो गईं क्योंकि उसने बड़बड़ाया, युवा स्वामी शययु, वह यहाँ कैसे हो सकता है? तुम मुझसे पूछ रहे हो, लेकिन मुझे किसे पूछना चाहिए? त्रिपाठी जीवप्ती ने व्यंग्य किया। क्या शेंतु ने उसे कुछ बताया? शहतोप की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। युवा स्वामी त्रिपाठी, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम युवा स्वामी शेंतु को बहुत कम आंक रहे हो। वह वास्तव में तुम्हें एक दोस्त मानता है, वह तुम्हें कैसे बेच सकता है? इसके अलावा युवा स्वामी शययु को कल जल चंद्रमा ग्रह छोड़ देना चाहिए था। यह इसी वजह से है कि युवा स्वामी शेंतु ने तुम्हें आज जाने की व्यवस्था करने का फैसला किया। कल चला गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने माथे पर बल डाला। उसकी आंखें शहतोप को ध्यान से घूर रही थी, उसकी अभिव्यक्ति में कोई भी बदलाव नहीं छोड़ रहा था। हाँ, युवा स्वामी शययु एक अभियान पर था और उसे कल छोड़ देना चाहिए था। शहतोप ने जोर से सिर हिलाया और कुछ लोगों ने उसे पास के एक तारापोत पर चढ़ते हुए और जल चंद्रमा ग्रह छोड़ते हुए देखा। फिर वह यहाँ कैसे प्रकट हो सकता है? और क्या ये बस इस तारापोत को खोजने के लिए हुआ? त्रिपाठी जीवप्ती ने बड़बड़ाया। शहतोप ने कड़वाहट से मुस्कुराया। मुझे नहीं पता, लेकिन युवा स्वामी त्रिपाठी, युवा स्वामी शेंतु ने तुम्हें धोखा नहीं दिया, वह ऐसा काम नहीं करेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए उसे ध्यान से घूरा और फिर अंत में कहा, अच्छा, मुझे तुम पर विश्वास है। क्या हम अब उतर सकते हैं? ये बहुत जोखिम भरा है, एक मौका है कि वह हमें देखेगा। शहतोप ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। अगर युवा स्वामी शययु वास्तव में इस तारापोत पर चढ़ना चाहता है तो तुम बेहतर यही रहो और उसे तुम्हें खोजने न दो।
उम्मीद है वह सिर्फ स्वामी शिनरुई से बात करने के लिए यहाँ है। यह शायद संभव नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे सिर हिलाया क्योंकि उसने ध्यान से सुना। शैतोक का कमरा केबिन के दरवाजे के ठीक ऊपर था, इसलिए भले ही उसने अपनी शक्ति का संचरण नहीं किया, फिर भी वह उनकी कुछ बातचीत सुन सकता था। शैतोक और शिनरुई के बीच बातचीत से त्रिपाठी जीवप्ती को पता था कि शैतोक वास्तव में इस तारापोत के लिए आया था और वह उसी तरह चढ़ेगा जैसे वह। त्रिपाठी जीवप्ती का मन अचानक अत्यंत खराब हो गया। स्टार एपिसोड संख्या एपिसोड नंबर 1042। युवा स्वामी शैयू, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें कल चले जाना चाहिए था, तुम आज यहाँ कैसे प्रकट हुए? तारापोत के बगल में शिनरुई ने संदेह से पूछा। शैयू हल्के से मुस्कुराया, मुझे कल कुछ मामले देखने थे इसलिए मैं नहीं जा सका, इसलिए मैंने तारापोत को पहले जाने दिया। मामा शिनरुई पन्ना तारा जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे जहाज पर लिफ्ट लेना कोई समस्या नहीं होगी। वैसे भी तुम वर्षापात तारा से गुजरोगे, इसलिए मैंने वहीं से जाने का फैसला किया। शिनरुई माथे पर बल डालने से खुद को रोक नहीं पाया। शैयू ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराना जारी रखा। मामा शिनरुई को असुविधा नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम बस चाहते थे कि मैं लिफ्ट लूं। क्या इस तारापोत पर कुछ ऐसा है जिसे तुम मुझे देखने नहीं दे सकते? शिनरुई के रवैया ने उसे संदेहास्पद बना दिया और वह उस पर घूरने से खुद को रोक नहीं पाया। शिनरुई हंसा, युवा स्वामी शैयू मजाक कर रहे होंगे, इस तारापोत में केवल प्रचंडज्वाला संप्रदाय द्वारा आदेशित सामग्रियां हैं। ऐसा कुछ भी कैसे हो सकता है जिसे मैं तुम्हें देखने नहीं दे सकता? युवा स्वामी शैयू, कृपया। जैसे ही वह बोला, उसने अपना शरीर एक तरफ मोड़ लिया। बहुत धन्यवाद मामा शिनरुई। शैयू ने इस अवसर का फायदा उठाया और अपने 2 अधीनस्थों को अंदर ले गया। सभी कृषकों ने जो उसे देखा, सम्मानपूर्वक झुक गए। जांच करो कि क्या इस तारापोत पर कोई सामग्रियां हैं जिन्हें बाहर परिवहन नहीं किया जा सकता है। शैयू की मुस्कान कभी नहीं फीकी पड़ी क्योंकि उसने अपनी दिव्य चेतना के साथ अपने 2 अधीनस्थों को एक संदेश भेजा। क्या युवा स्वामी को संदेह है कि शिनरुई सामग्रियों की तस्करी कर रहा है? उनमें से एक ने जवाब दिया, उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका रवैया मुझे थोड़ा चिंतित करता है। सावधान रहने में कुछ भी गलत नहीं है। अधीनस्थ जल्द से जल्द जांच करेगा। 3 लोगों का समूह पतवार के माध्यम से शटल हुआ और जल्द ही रहने के लिए एक अत्यंत शानदार कमरा मिला। इस तरह का कमरा हमेशा केवल उच्चतम स्थिति वाले लोगों के लिए उपलब्ध रहा है। जिस कमरे में त्रिपाठी जीवप्ती और शैतोक रहते थे वह वाणिज्य मंडल के एक साधारण कृषक के लिए एक साधारण कमरा था। तारापोत के बाहर शैयू और अन्य लोगों के अंदर जाने के बाद शिनरुई ने ऊपर देखा और खिड़की से 2 अत्यंत बदसूरत चेहरे खड़े देखे। वह अंदर आ गया है। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा डूब गया क्योंकि उसने शैतोक को घूरा। शैतोक का चेहरा मरोड़ा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस समय शैयू से मिलेगा और यहाँ तक कि उनके रूप में उसी तारापोत पर चढ़ेगा। युवा स्वामी शैयू वर्षापात तारा जाना चाहता है। वह मेरे वाणिज्य मंडल के अधिकार क्षेत्र के तहत एक कृषक तारा है। इसमें केवल लगभग 2 महीने लगेंगे। युवा स्वामी त्रिपाठी, कृपया धैर्य रखें जब तक युवा स्वामी शैयू नहीं चला जाता, शैतोक ने सांत्वना दी। यही एकमात्र तरीका है। त्रिपाठी जीवप्ती ने असहाय होकर सिर हिलाया। हालांकि वह व्यक्तिगत रूप से शैयू से कभी नहीं मिला था, उस समय वह शैयू का चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता था, इसलिए शैयू को उसका स्वरूप याद होना चाहिए। अगर वह इस समय शैयू के सामने प्रकट होता तो वह निस्संदेह खुद को एक जाल में फेंक रहा होता। कीमती सामग्रियों के निजी आदान प्रदान के रहस्य को रखने के लिए उसने पहले ही 2000 निर्दोष लोगों को मार दिया था, इसलिए वह निश्चित रूप से एक और मारने का मन नहीं करेगा। शैयू के बगल में 2 लोग निश्चित रूप से स्वामी थे जिनसे वह प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनसे एक विशाल दबाव महसूस किया। वह जानता था कि शैतोक सच कह रहा था और यह सबसे अच्छा तरीका था। युवा स्वामी त्रिपाठी, ये चीज लो। इसमें अपनी दिव्य चेतना डालने के बाद तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस मुझे सूचित करने के लिए इसका इस्तेमाल करो, शैतोक ने कहा क्योंकि उसने एक कंपास के आकार की कलाकृति निकाली और त्रिपाठी जीवप्ती को सौंप दी। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे लिया और थोड़ी देर के लिए इसके साथ खेला, जल्दी से इसके कार्य और उद्देश्य को समझ गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस कंपास के आकार की कलाकृति को पहले कई बार देखा था। बैंगनी तारा और तलवार संघ के लोग सभी इसका उपयोग बातचीत करने के लिए करते थे, लेकिन अब जब उसके पास एक था तो वह थोड़ा उत्सुक महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। अच्छा, तो मैं पहले वापस जाता हूँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, कंपास के आकार की कलाकृति को दूर रखा और बाहर चला गया। अभी उसने शैयू के समूह के कदमों को बाहर से गुजरते हुए सुना था और जानता था कि वे पहले ही दूर जा चुके थे, इसलिए इस क्षण छोड़ने में कोई समस्या नहीं थी। युवा स्वामी त्रिपाठी, शैतोक ने अचानक पीछे से बुलाया। क्या बात है? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी ओर वापस देखा। शैतोक एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर कहा, युवा स्वामी शेंतु ईमानदारी से तुमसे दोस्ती करना चाहता है और तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे गहराई से देखा और धीरे से सिर हिलाया। मैं समझता हूँ। उसे संदेह था कि शेंतु ने उसे धोखा दिया था क्योंकि इस बार की घटनाएं बहुत संयुक्त थीं और कोई भी संदेहास्पद होगा। हालांकि शैयू और शिनरुई के बीच अभी हुई बातचीत से त्रिपाठी जीवप्ती ने सीखा था कि यह सिर्फ एक गलतफहमी थी।
जब शेंतु को पता चला कि उसने अपने वाणिज्य मंडल से 3 कृषक मारे हैं, तो उसने बिल्कुल भी इस मामले का पीछा नहीं किया। इससे ये देखा जा सकता था कि वह वास्तव में उनकी दोस्ती की परवाह करता था, अन्यथा उसने कम से कम कुछ असंतोष दिखाया होता। लेकिन शेंतु ने नहीं किया। उसने अपने वाणिज्य मंडल से 3 कृषकों की मौत की परवाह नहीं की। अपने कमरे में लौटकर त्रिपाठी जीवप्ती ने दरवाजा बंद कर दिया और खेती करने के लिए अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। लगभग 1 घंटे बाद विशाल तारापोत के अंदर से अचानक एक गुनगुनाती आवाज आई और पूरा तारापोत डगमगाता हुआ लगा। कंपन केवल एक पल तक चला और फिर स्थिर हो गया। तुरंत तारापोत धीरे धीरे हवा में उठा और घूम गया। उसकी गति तेज और तेज होती गई। कई हजार मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद वह अचानक प्रकाश की एक धारा में बदल गया और विशाल तारामंडल की ओर भागा। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। केवल खिड़की के बाहर का दृश्य तेजी से पीछे हटते हुए और पूरे जल चंद्रमा ग्रह को धीरे धीरे छोटा होते हुए देखा। घने बादलों से गुजरते हुए तारापोत तारामंडल में पहुंचा और पन्ना तारा की ओर बढ़ गया। ये जानने के बाद कि शेयू भी इस तारापोत पर था, त्रिपाठी जीवप्ती सावधान रहा कि वह अपना कमरा न छोड़े। यहाँ तक कि जब वह खेती कर रहा था तब भी उसने शेयू का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए अपनी शक्ति को जारी नहीं किया। शेतोक से प्राप्त जानकारी से त्रिपाठी जीवप्ती ने सीखा कि शेयू एक अन्य मंजिल पर एक शानदार विंग में रहता था, जिसका इस मंजिल पर केबिन जैसे कमरों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर भी अपनी सतर्कता को शिथिल नहीं किया। इतने सालों तक बाहरी दुनिया में भटकने के बाद सावधानी उसके अस्तित्व की नींव थी। संत कोटि उच्च पद तारापोत अत्यंत तेज था, त्रिपाठी जीवप्ती के तारा शटल से कई गुना तेज। समान श्रेणी के तारा शटल की तुलना में एक तारापोत को हमेशा गति में फायदा होगा। हालांकि यह विशाल था, इसके अंदर उत्कीर्ण अनगिनत आत्माव्यूह इसे गति में एक बड़ा उछाल प्रदान कर सकते थे और संस्फटिक जो इसके ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करते थे, इसे आवश्यक शक्ति प्रदान कर सकते थे। तारामंडल के अंदर अनगिनत क्षुद्रग्रह भटक रहे थे। ये क्षुद्रग्रह एक अनियमित पैटर्न में भटकते थे, कुछ बड़े थे, कुछ छोटे थे, कुछ बिखरे हुए थे और कुछ एक साथ इकट्ठा होकर एक विशाल क्षुद्रग्रह समुद्र बनाते थे। जब तारापोत तारामंडल के माध्यम से चलता था तो ये पतवार को किसी भी अनावश्यक नुकसान से बचने के लिए इन क्षुद्रग्रहों से सावधानीपूर्वक बचता था। अगर वह उनसे बच नहीं सकता था तो तारापोत का कृषक इन क्षुद्रग्रहों के प्रक्षेपवक्र को बदलने या उन्हें सीधे नष्ट करने के लिए समय से पहले आगे बढ़ेगा। रास्ते भर त्रिपाठी जीवप्ती अपने कमरे में रहा, खेती और समझ रहा था। समय समय पर अपने घबराहट को आराम देने के लिए बाहर के मनमोहक दृश्य का आनंद लेने के लिए बाहर जाता था। इस दिन उसने अचानक अपनी कलाकृति कंपास को बाहर निकाला और शेतोक के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए उसमें अपनी दिव्य चेतना डाली। युवा स्वामी त्रिपाठी के क्या आदेश है? शेतोक ने जल्दी से जवाब दिया। शेयू का पीछा करने वाले 2 लोगों की खेती किस तरह की है? उनमें से एक मूल वापसी कोटि स्वामी है, जबकि दूसरा केवल एक तृतीय कोटि संत राजा होना चाहिए। मूल वापसी कोटि। त्रिपाठी जीवप्ती चौंक गया क्योंकि उसने समझा कि अध्यक्ष शेयू के दिल में शेयू का किस तरह का स्थान था। शेंतु के महल में सबसे मजबूत रक्षक जियालोंग था, एक तृतीय कोटि संत राजा, लेकिन शेयू के पास वास्तव में उसके बगल में एक मूल वापसी कोटि स्वामी था। अध्यक्ष शेयू के दिल में शेयू की स्थिति स्पष्ट रूप से शेंतु की तुलना में अधिक थी। खुद शेयू के बारे में क्या? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। उसने 10 साल पहले द्वितीय कोटि संत राजा कोटि में प्रगति की, मुझे नहीं पता कि वह अब कैसी है। शेतोक का स्वर कुछ दुखी था। युवा स्वामी शेयू की प्रतिभा काफी उत्कृष्ट है। अध्यक्ष ओ के पुत्रों में उसकी खेती सबसे अधिक है, जबकि युवा स्वामी शेंतु को केवल दूसरे स्थान पर रखा जा सकता है। अद्भुत। त्रिपाठी जीवप्ती ने ईमानदारी से प्रशंसा की। शेयू के बगल में स्वामी के अलावा इस तारापोत पर कोई अन्य मूल वापसी कोटि कृषक नहीं है ना? वास्तव में नहीं है। आखिरकार ऐसी शक्ति वाले स्वामी बहुत आम नहीं है। प्रत्येक कृषक तारा पर बहुत सारे मूल वापसी कोटि कृषक नहीं है। ये मूल वापसी कोटि स्वामी प्रत्येक महान शक्ति के क्षेत्र में बिखरे हुए हैं, प्रत्येक महान शक्ति की मुख्य आधार के रूप में कार्य करते हैं। आमतौर पर वे सामग्रियों के परिवहन जैसे मामूली मामलों से परेशान नहीं होंगे। केवल जब अत्यंत मूल्यवान वस्तुओं का परिवहन किया जाता है तो एक मूल वापसी कोटि कृषक को उन्हें एस्कॉर्ट करने के लिए भेजा जाएगा। शेतोक ने समझाया, एक पल के लिए रुकते हुए और फिर जारी रखा, क्या युवा स्वामी त्रिपाठी इस तारापोत की सुरक्षा के बारे में चिंतित हैं? अगर ऐसा है तो तुम आराम कर सकते हो। वाणिज्य मंडल का व्यवसाय तारापोत के पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है और विभिन्न महान शक्तियों के साथ लेन देन करता है। यहाँ तक कि आकाशगंगा रिज और परित्यक्त मान में छिपे हुए डाकू भी आसानी से हमारे वाणिज्य मंडल के तारापोत को निशाना नहीं बनाएंगे। उन्हें भी वाणिज्य मंडल की जरूरत है। आकाशगंगा रिज और परित्यक्त मान पूरे तारापोत क्षेत्र में 2 सबसे बुरी ताकतें थीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने शेंतु से उनके बारे में थोड़ा सीखा था और जानता था कि ये 2 ताकतें पूरे तारापोत क्षेत्र से नफरत करती थीं। वे तारापोत गठबंधन के पूरे क्षेत्र में उग्र हो गए, गुजरने वाले तारापोत को लूट लिया, उनकी सामग्रियों को लूट लिया और उनके कर्मियों को अपहरण कर लिया। पुरुषों को गुलामों के रूप में माना जाता था, जबकि महिलाओं को गुलाम। उनके तरीके अत्यंत क्रूर थे। कोई भी तारापोत इन दोनों जगहों से जहां तक संभव हो बचेगा। अतीत में तारापोत क्षेत्र की महान शक्तियों ने उन्हें घेरने और नष्ट करने के लिए कई बार सेना में शामिल हुए थे,
लेकिन ये दोनों जगहें बहुत खतरनाक थी और अत्यंत शक्तिशाली प्राकृतिक आत्माव्यूह द्वारा संरक्षित थी। हर बार जब उन्हें घेर लिया और नष्ट कर दिया गया तो महान शक्तियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि वे आकाशगंगा रिज और परित्यक्त मांद के अभिमान को अस्थायी रूप से दबाने में सक्षम थे, ये ज्यादा देर तक नहीं रहेगा जब तक ये दो ताकतें तारापुर क्षेत्र पर तबाही मचाने के लिए वापस नहीं आएंगी और भी भयंकर ढंग से बदला नहीं लेंगी। यातना के कुछ दौरों के बाद किसी ने भी इस तरह के अयोग्य काम की कोशिश करने की हिम्मत नहीं की। जब तक एक तारापोत वाणिज्य मंडल का प्रतीक रखता है, कोई भी इसे छूने की हिम्मत नहीं करता है और कोई भी इसे नहीं छुएगा। शहतोक का स्वर गर्व से हल्का सा भरा हुआ था। समझ गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। ऊब गया। उसने समय बिताने के लिए थोड़ी देर के लिए शहतोक के साथ बातचीत की और फिर अंत में उससे संपर्क तोड़ दिया। अपनी दिव्य चेतना को अपने ज्ञान सागर में डुबोते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने आत्मा अवतार को प्रकट किया और अपने ज्ञान सागर के ऊपर रहस्यमय तारा चार्ट को देखा। जब वह अभी शहतोक से बात कर रहा था तो त्रिपाठी जीवप्ती ने जानबूझकर वर्षापात तारा और पन्ना तारा के बारे में पूछताछ की थी और सीखा था कि ये दोनों तारे अच्छे विश्व शक्ति आभा वाले कृषक तारे थे। वर्षापात तारा हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के ग्रह तारे थे जबकि पन्ना तारा प्रचंड ज्वाला के ग्रह तारे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने इस चार्ट पर पन्ना तारा और वर्षापात तारा के स्थानों की तलाश शुरू कर दी। स्टार एपिसोड संख्या एपिसोड नंबर 1043। त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना बिजली के एक झटके की तरह थी जो उसके ज्ञान सागर को सजाते हुए तारा के आर पार शटल कर रही थी। जल्द ही शहतोक के परिचय के अनुसार त्रिपाठी जीवप्ती ने एक चांदी की थाली के आकार का कृषक तारा पाया। इस क्षण ये कृषक तारा समुद्र से आधा और भूमि से आधा विभाजित था। लगभग हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के ग्रह तारा जल चंद्रमा ग्रह के समान आकार का था। ये वर्षापात तारा था। वर्षापात तारा के चारों ओर एक और बड़ा सूर्य तारा और साथ ही कई छोटे चंद्रमा तारे थे। ये चंद्रमा तारे गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में वर्षापात तारा के चारों ओर लगातार चक्कर लगा रहे थे, जबकि वर्षापात तारा भी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के प्रभाव में सूर्य तारा के चारों ओर चक्कर लगा रहा था। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से असंबद्ध थे, फिर भी वे अविभाज्य रूप से जुड़े हुए थे। इस तारा का क्षेत्र अत्यंत रहस्यमय लग रहा था और संचालन के नियमों ने महान मार्ग के सिद्धांतों को गर्भित किया जिससे कोई आकर्षित हो जाता था। सूर्य तारे और चंद्रमा तारे तारों के दो प्रकार थे जो एक कृषक तारा के चारों ओर बंधे थे। सूर्य तारे सूरज की रोशनी उत्सर्जित करते थे, कृषक तारा पर पौधों और जीवों के लिए पोषक तत्व प्रदान करते थे, जबकि चंद्रमा तारे एक पवित्र चमक उत्सर्जित करते थे, ठंडी चांदनी में स्नान करते थे, किसी के मन को शांत करते थे। वर्षापात तारा को खोजने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने विभिन्न सुरक्षित मार्गों को रेखांकित करने के लिए तारा क्षेत्र की अपनी समझ का उपयोग करने की कोशिश करना शुरू कर दिया। जल्द ही वह ये जानकर हैरान था कि अपनी चेतना को एक कलम के रूप में और अपनी दिव्य चेतना को स्याही के रूप में उपयोग करके इस तारा पर मार्गों को रेखांकित करने के लिए वह आध्यात्मिक ऊर्जा की अपनी समझ और उपयोग में सुधार करने में सक्षम था। इस अप्रत्याशित खोज ने उसे कुछ उन्मादी बना दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक तारा का अनुकरण करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, प्रत्येक सुरक्षित मार्ग को अपने तारा शटल में अंकित किया। धीरे धीरे त्रिपाठी जीवप्ती समय के बीतने को भूल गया और इस रहस्यमय क्षेत्र में खुद को डुबा दिया। तारा को अंकित करने और नकल करने में बहुत सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग होता था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने कई दिनों तक इस प्रक्रिया में खुद को डुबा दिया। एक कृषक तारा से दूसरे कृषक तारा तक अनगिनत सुरक्षित मार्गों को अंकित किया। कुछ तारा मार्ग अत्यंत लंबे थे, भले ही उसने एक तारापोत लिया, फिर भी उसे एक कृषक तारा से दूसरे कृषक तारा तक यात्रा करने में कई साल लगेंगे। कुछ तारा मार्ग एक दूसरे के इतने करीब थी कि उसे वापस और आगे यात्रा करने में केवल कुछ महीने लगेंगे। त्रिपाठी जीवप्ती की तारा क्षेत्र की समझ गहरी और गहरी होती गई और उसके प्रज्वलित ज्ञान सागर की समझ और उपयोग भी अधिक निपुण हो गया। अंदर से बाहर तक त्रिपाठी जीवप्ती को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा को बपतिस्मा दिया गया हो और उत्थान किया गया हो। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को पता नहीं था कि उसके द्वारा खींचे गए ये तारा क्षेत्र का कितना हिस्सा खेल पाएंगे, कि क्या वह वास्तव में बिना किसी खतरे का सामना किए यात्रा करने में सक्षम होगा या नहीं। इन प्रश्नों का उत्तर व्यवहार में देना होगा। उसने युद्धपोत के मार्ग की पुनः जांच करना शुरू कर दिया और तारा चार्ट से तुलना की जो उसने खींचा था। जल्द ही बाद में त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि तारा मार्ग जिसका उसने शोध किया था वह तारापोत के मार्ग के समान था। वह तुरंत आनंदित हुआ, जैसे कि उसे प्रेरणा मिली हो, खुद पर आत्मविश्वास से भर गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने आगे के मार्ग का अवलोकन करना शुरू कर दिया। ये देखना चाहता था कि क्या आगे कोई खतरा होगा। इस अवलोकन के बाद उसने तुरंत कुछ गलत पाया। अगर ये तारापोत 1 या 2 दिन और आगे समुद्र में चलता रहा तो यह एक ठंडे और शांत तारा क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस विशाल क्षेत्र में कई क्षुद्र ग्रह थे जो क्षुद्र ग्रहों का एक घना समुद्र बनाते थे। आसपास के तारे सभी मंद और निर्जीव थे, बिना किसी आभा के निशान के। ये तारे वास्तव में सभी मृत तारे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने कंपास के माध्यम से अपनी खोज शहतोक को बताई। शहतोक ने जल्दी से जवाब दिया, युवा स्वामी त्रिपाठी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, वह एक बदनाम ठंडा और मृत क्षेत्र है, हम वास्तव में वहां से गुजरेंगे। क्या कोई समस्या नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ चिंता के साथ पुष्टि की। कोई समस्या नहीं है। वर्षापात तारा से जल चंद्रमा ग्रह तक हर तारापोत वहां से गुजरता है,
कभी कुछ नहीं हुआ है। शहतोक को लगा कि त्रिपाठी जीवोक्ति कुछ भी नहीं पर हंगामा कर रहा है और गुप्त रूप से हंसा। एक ठहराव के बाद शहतोक ने अचानक आश्चर्य में पूछा, योगास्वामी त्रिपाठी को कैसे पता है कि हम ठंडे और मृत क्षेत्र से गुजरेंगे? त्रिपाठी जीवोक्ति की उसकी समझ के साथ त्रिपाठी जीवोक्ति के लिए इस क्षेत्र में निपुण होना असंभव था, इसलिए शहतोक थोड़ा हैरान महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने समझाया नहीं, इसके बजाय शहतोक के साथ संपर्क तोड़ दिया और तारा के चित्रण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने की अपनी क्षमता में सुधार किया। युद्धपोत के एक अन्य शानदार कमरे में शैयू एक आरामदायक कुर्सी पर बैठा था। उसका शरीर और मन शांत था क्योंकि उसने अपने हाथ में एक शराब का प्याला पकड़ा हुआ था। प्याला रक्त लाल शराब से भरा हुआ था और उसने शालीनता से एक घूंट लिया क्योंकि उसने मूल वापसी कोटि वृद्ध आदमी की रिपोर्ट सुनी। योगास्वामी, मैंने सभी पहलुओं की जांच की है और तारापोत पर परिवहन की गई सामग्रियों में कोई समस्या नहीं है। ये वास्तव में वही है जो प्रचंड ज्वाला ने आदेशित किया था और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे परिवहन करने की अनुमति नहीं है। कुछ भी गायब नहीं है? शैयू ने धीरे से पूछा। कुछ भी नहीं। मैंने एक व्यक्ति को भी पकड़ा और उसकी यादों पर जासूसी की, लेकिन मुझे कोई समस्या नहीं मिली। ओह, शैयू के चेहरे पर एक विचारशील नजर दिखाई दी क्योंकि उसकी पतली उंगलियों ने अनायास ही उसके बालों के चारों ओर घुमाया, धीरे से इसके साथ खेलते हुए क्योंकि उसकी भौं थोड़ी झुकी हुई थी। उसका ये कार्य पूरी तरह से अनजाने में था, लेकिन जब इसे पास खड़े दूसरे अधीनस्थ ने देखा तो इससे उसका शरीर हिंसक रूप से हिल गया क्योंकि उसने शैयू को अपनी आंखों में एक मोहित नजर के साथ घूरना शुरू कर दिया। उसकी सांस अचानक भारी हो गई क्योंकि उसने शैयू को घूरा। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं, जैसे एक भूखा भेड़िया एक स्वादिष्ट भोजन को घूर रहा हो। उसकी शरीर से शक्ति की स्पष्ट उतार चढ़ाव धड़के, जैसे कि वह किसी और चीज की परवाह किए बिना शैयू की ओर भागना चाहता था। युवा स्वामी, मूल वापसी कोटि स्वामी ने तुरंत महसूस किया कि कुछ गलत था और धीमी आवाज में पुकारा, हम। शैयू अचानक अपनी इंद्रियों पर वापस आ गया और अपने दूसरे अधीनस्थ की बदसूरत स्थिति देखी। उसकी स्पष्ट आंखों की जोड़ी घृणा का एक निशान दिखाने से खुद को रोक नहीं पाई क्योंकि उसने चिल्लाया, बाहर निकलो। तृतीय कोटि संत राजा कृषक भी आखिरकार अपनी इंद्रियों पर वापस आ गया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया क्योंकि वह चाहता था कि वह शर्म में भागने के लिए एक छेद ढूंढ सके। उसके जाने के बाद मूल वापसी कोटि वृद्ध आदमी ने कड़वाहट से मुस्कुराया, युवा स्वामी, तुम्हें और अधिक ध्यान देना होगा। जो अभी हुआ वह उसकी गलती नहीं थी। शैयू ने सूंघा, उसका मानसिक दृढ़ता इतनी खराब है, अगली बार जब कुछ होता है तो उसे मेरे पीछे मत आने दो। मुझे पता है। वृद्ध आदमी ने धीरे से सिर हिलाया, अपने दिल में आह भरी। अभी अगर उसकी गहरी शक्ति और उम्र के लिए नहीं होता तो वह शायद शैयू द्वारा अनजाने में उत्सर्जित आभा के लिए गिर गया होता। अचानक उसने समझा कि यह विशाल युवा स्वामी वास्तव में अफवाहों की तरह था, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को मारने में सक्षम था। जो वह आमतौर पर दिखाता था वह केवल महिलाओं के प्रति उसका आकर्षण था। हालांकि अनजाने में उसने जो मोहक आभा प्रकट की वह पुरुषों को मोहित करने के लिए पर्याप्त थी, जिससे वे खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ हो गए। अगर ऐसा व्यक्ति बड़ा होता तो कौन उसके आकर्षण का विरोध करने में सक्षम होगा? सामग्रियों में कोई समस्या नहीं है तो शिनरुई क्या छिपा रहा है? शैयू के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी क्योंकि उसने अचानक कहा, भूल जाओ, मैं इस बारे में सोचने में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम हट सकते हो। हाँ। मूल वापसी कोटि वृद्ध आदमी ने सम्मानपूर्वक वापस ले लिया। अलिप्सिस, तारापोत की नौकायन गति अचानक बहुत धीमी हो गई, जैसे कि वह बर्फीले ठंडे क्षेत्र से गुजरने और अनियमित क्षुद्रग्रहों से बचने की कोशिश कर रहा था। जल्द ही खिड़की के बाहर का मनमोहक दृश्य गायब हो गया और उसकी जगह एक अंधेरे, ठंडे और वीरान शून्य ने ले ली। तारापोत ने एक परमधाम अंधेरे में प्रवेश कर लिया था। कभी कभार प्रकाश की कुछ किरणें दिखाई देती थी, लेकिन वे एक पल में गायब हो जाती थी। क्षुद्रग्रहों के समुद्र से गुजरते हुए विशाल तारापोत सुचारू रूप से आगे बढ़ा, किसी भी चीज से अप्रभावित रहा। यह मार्ग खतरनाक नहीं था, ये सिर्फ थोड़ा उबड़ खाबड़ था। वाणिज्य मंडल के हर तारापोत ने इस जगह से अनगिनत बार गुजर चुका था और उनमें से किसी ने भी यहाँ कभी कोई दुर्घटना का सामना नहीं किया था। जैसे कि तारापोत पर कृषक को जरा भी चिंता नहीं थी। हालांकि तारापोत के कमांडर और नेता के रूप में शिनरुई लगातार अपने आसपास पर ध्यान दे रहा था, जरा भी आराम करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह जानता था कि जरा सी भी दुर्घटना से अप्रत्याशित नुकसान हो सकता है। 2 दिन बाद क्षुद्रग्रहों का एक समुद्र फिर से तारापोत के सामने दिखाई दिया। शिनरुई ने क्षुद्रग्रहों से टकराने से बचने के लिए सावधानीपूर्वक तारापोत को इस क्षुद्रग्रहों के समुद्र में चलाया। जब तारापोत क्षुद्रग्रहों के समुद्र में टूट गया तो किसी कारण से शिनरुई को अचानक अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ती हुई महसूस हुई। इस भावना ने उसे बहुत असुविधाजनक महसूस कराया, जैसे कि वह मौत की आभा का सामना कर रहा हो। पिछली बार जब उसे ये भावना हुई थी वह कई साल पहले थी। उस समय उसे एक मूल वापसी कोटि कृषक द्वारा शिकार किया जा रहा था। यह इस अद्वितीय अंतर्ज्ञान के कारण था कि वह आज तक जीवित रहने में सक्षम था। उसने अपने अंतर्ज्ञान पर बहुत भरोसा किया। जैसे कि शिनरुई ने तुरंत खिड़की से बाहर देखा कि क्या कोई खतरा करीब आ रहा है। अचानक उसने मौत के अंधेरे और ठंडे क्षेत्र में सफेद प्रकाश का एक बिंदु देखा।
इस चकाचौंध सफेद प्रकाश ने एक तेज तलवार की तरह अंधेरे को भेदा और एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह तारापोत के चारों ओर सफेद प्रकाश के बीच से कम बिंदु चमक उठे, जुगनुओं की तरह क्षुद्रग्रहों के चारों ओर बिखरे हुए। शिनरुई की पुतलियां सिकुड़ गई क्योंकि उसने चिल्लाया, पूरी गति से इस जगह को छोड़ो। ये तारा तोड़ने वाली चमक है। किसी ने एक जाल लगाया है। उसकी दहाड़ पूरे तारापोत में फैल गई, जिससे हर कोई इसे स्पष्ट रूप से सुन सका। शक्ति कक्ष में कृषक सभी पीले पड़ गए और एक पल में तारापोत की गति को अधिकतम तक बढ़ाया गया। हताश होकर इस जगह से भागने की कोशिश की, हालांकि बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही सफेद प्रकाश खिला, उसने एक सूक्ष्म ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित किया। जैसे ही शिनरुई ने बात खत्म की, सफेद प्रकाश अचानक सूरज की तरह चकाचौंध हो गया। प्रकाश तारामंडल की गहराइयों में दौड़ गया, पूरे बर्फीले मृत क्षेत्र को रोशन कर दिया। बर्फीले मृत क्षेत्र के हर कोने को चकाचौंध प्रकाश में नहलाया गया था। सफेद प्रकाश से एक पृथ्वी को हिलाने वाला ऊर्जा उतार चढ़ाव उत्सर्जित हुआ। नग्न आंख को दिखाई देने वाली लहरें अचानक फैल गई। 20 से अधिक सफेद रोशनी और 20 से अधिक लहरें परत दर परत एक दूसरे से टकरा गईं। ऐसा लगा जैसे इसका कोई अंत नहीं था। इसके साथ एक मौत की आभा थी जिसने लोगों को निराश कर दिया। ठंडे मृत क्षेत्र में अंतरिक्ष तुरंत विकृत हो गया और ढह गया। अनगिनत क्षुद्रग्रह इस क्षण धूल में कम हो गए, बिना किसी निशान के गायब हो गए। जहां भी लहरें गुजरी, सब कुछ शून्यता में कम हो गया। संतकोटि उच्चपद तारापोत ने अभी तेज किया था जब इसे इन लहरों ने निगल लिया था। तारापोत का पतवार, जो इतना मजबूत था कि वह तारा क्षेत्र के माध्यम से स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता था, टोफू जितना नाजुक था और क्षुद्रग्रहों की तरह ये धूल में कम हो गया। इसके आंतरिक भाग को उजागर कर दिया। हेंगलुओ वाणिज्य मंडल का हर कृषक पीला पड़ गया। उनके चेहरे पर आतंक का एक नजर भर गया। उनकी आंखों में मौत का डर और जीवन से अलग होने की अनिच्छा भर गई। जैसे ही लहरें उनके शरीरों से गुजरी, चाहे उनकी खेती कितनी भी अधिक क्यों न हो, वे सभी एक खूनी कोहरे में फट गए, यहाँ तक कि उनकी हड्डियां भी नहीं बची। स्टार एपिसोड संख्या, एपिसोड नंबर 1044। जब शिनरुई की आवाज आई, तब भी त्रिपाठी जीवक्ति तारामंडल के अपने अध्ययन में डूबा हुआ था। चिंतित और घबराए हुए दहाड़ से कुछ गलत महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत अपनी दिव्य चेतना वापस ले ली। फिर उसने सभी दिशाओं से हिंसक ऊर्जा उतार चढ़ाव आते हुए महसूस किया। इन उतार चढ़ावों की तीव्रता ने उसे यह भ्रम दिया कि वह मरने वाला है। कंपास थरथराया और शैतों की आवाज इससे आई, योगास्वामी त्रिपाठी, जल्दी करो। वह अपनी बात पूरी कर पाता, इससे पहले कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कमरा अचानक ढह गया और सामग्री का टुकड़ा गायब हो गया, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति का शरीर तारामंडल के सामने उजागर हो गया। अपना सिर घुमाकर चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने खून के कोहरे के एक बादल को विस्फोट होते देखा और एक के बाद एक हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के कृषकों को भागने के लिए संघर्ष करते देखा, लेकिन उनमें से कोई भी लहरों द्वारा निगल जाने से बच नहीं सका। लहरें उनकी शरीरों में सबसे तेज चाकू की तरह फैल गईं, उन्हें पाउडर में काट दिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने महसूस किया कि कुछ गलत था और जल्दी से अपनी शक्ति एकत्रित की, शून्य की ओर पकड़ लिया, अंतरिक्ष को फाड़ने और भागने की कोशिश की। लेकिन जिसने उसे निराश किया वह ये था कि अंतरिक्ष को फाड़ने का उसका सफल प्रयास इस बार काम नहीं किया। शून्य दरार सुचारू रूप से नहीं बनी और लहरों ने पहले ही अंतरिक्ष क्षेत्र के एक बड़े क्षेत्र को प्रभावित कर दिया था, जिससे आसपास का अंतरिक्ष अराजक हो गया था। त्रिपाठी जीवक्ति अंतरिक्ष को फाड़ नहीं सकता था। तारापोत के चारों ओर ब्लैक होल जैसी दरारों की एक श्रृंखला दिखाई दी, एक मछली के मुंह की तरह खुल और बंद हो रही थी। आसपास सब कुछ निगल रही थी। त्रिपाठी जीवक्ति पीला पड़ गया और तुरंत अपनी राक्षस देवता परिवर्तन का उपयोग किया, अपनी शक्ति को अधिकतम तक धकेल दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस दिशा के विपरीत भाग गया जहां से लहरें फैल रही थी। उसके पीछे मौत की आभा एक कीट की तरह थी, निर्दयी ढंग से उसका पीछा कर रही थी। फटने वाला अंतरिक्ष सबसे भयंकर अंतरिक्ष हथियार की तरह था। त्रिपाठी जीवक्ति की त्वचा के हर इंच को काट रहा था, जिससे वह एक सुनहरी रोशनी में ढक गया। दर्द को सहन करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने खुद को बचाने के लिए एक के बाद एक भव्य स्वर्गीय ढाल को संघनित करने के लिए अपनी संत शक्ति को धकेल दिया। चांदी के पत्ते की कलाकृति जिसका उसने लंबे समय तक उपयोग नहीं किया था, उसे भी बुलाया गया था, एक चांदी की नदी में परिवर्तित होकर उसके शरीर के चारों ओर लपेट लिया गया था। भागने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहा था। चो चो चो, अंतरिक्ष बल ने त्रिपाठी जीवक्ति को काटना जारी रखा, जिससे चांदी की रोशनी तेजी से फीकी पड़ गई। ये संत ग्रेड उच्च पद चांदी का पत्ता कलाकृति जल्दी से अपनी आध्यात्मिकता खो गई और टूट गई। ये कलाकृति सीधे नष्ट हो गई थी। चटकने की आवाजें लगातार बजती रही क्योंकि त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा संघनित भव्य स्वर्गीय ढाल अंतरिक्ष बल की शक्ति का विरोध नहीं कर सका। जैसे ही यह गठित हुआ टूट गया, त्रिपाठी जीवक्ति को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। उसका पूरा शरीर अत्यधिक दर्द में था और त्रिपाठी जीवक्ति को लगभग संदेह था कि वह मरने वाला है। उसकी गति पहले ही सीमा तक बढ़ गई थी। उसने गुस्से में दहाड़ लगाए और लापरवाही से दूरी में दौड़ गया, यहाँ से बाहर निकलने और अस्तित्व का एक रास्ता तलाशने के लिए चाहता था। उस पल बगल से एक दहाड़ आई, युवा स्वामी भागो, मैं तुम्हें कुछ समय खरीदूंगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने झटपट नजर डाली और एक वृद्ध आदमी को रुकते हुए और अपनी बाहें खोलते हुए देखा, जैसे कि वह कुछ गले लगा रहा हो। एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ पीछे से करीब आ रही लहरों को घूर रहा था।
इस वृद्ध आदमी के शरीर से एक अजीब और अस्पष्टनीय ऊर्जा उतार चढ़ाव फैल गया क्योंकि एक मूल वापसी कोटि स्वामी की आभा फैल गई। अपनी खुद की शक्ति को एक समर्थन के रूप में उपयोग करते हुए इस वृद्ध आदमी ने जबरदस्ती एक शून्य दरार खोली जो बंद होने वाली थी और इसे और भी चौड़ा फाड़ दिया। जैसे ही लहरें उसके सामने फैल गई, इस वृद्ध आदमी ने अवज्ञा का एक नजर डाला और गतिहीन रहा। स्वर्ग को नष्ट करने वाली, पृथ्वी को हिलाने वाली शक्ति उसके शरीर पर उतरी, जिससे वह खूब खून बहा रहा था। उसके कपड़े टूट गए और उसका मांस टूट गया। हालांकि इस वृद्ध आदमी के प्रयासों के कारण विनाशकारी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा शून्य दरार में खींचा गया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक खुद पर दबाव हल्का महसूस किया और खुश हो गया। वृद्ध आदमी से दूर नहीं, एक शैतानी रूप से सुंदर युवा आदमी था जिसके बाल उसके कंधों पर लटके हुए थे। उसकी आंखें फटने वाली थी क्योंकि उसने वृद्ध आदमी को घूरा जिसने उसके लिए खुद को बलिदान कर दिया था। वह वृद्ध आदमी को बचाना चाहता था लेकिन ऐसा करने में शक्तिहीन था। उसने अपने दांत पीसे और कवच का एक सेट निकाला। कवच ज्वलंत लाल और चकाचौंध था। कवच ने उसके पूरे शरीर को ढक दिया और उसे बहादुर और जबरदस्त दिखाया। उसने और त्रिपाठी जीवप्ती ने एक दूसरे पर नजर डाली और फिर उसी दिशा में भाग गए। शययु, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दिल में शाप दिया, काश वह अभी रुक सकता और इस आदमी को मौत के घाट उतार सकता। दूसरे पक्ष की दुखद आंखें चमक उठी, स्पष्ट रूप से उसकी पहचान को पहचानते हुए, लेकिन इस महत्वपूर्ण जंक्शन पर उसके पास त्रिपाठी जीवप्ती पर ध्यान देने का समय नहीं था। उसकी मुठ्ठियां एक साथ जकड़ी हुई थीं, उसके दिल में बेबसी और क्रोध प्रकट कर रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर से पीछे नजर डाली, वृद्ध आदमी के शरीर के टुकड़े टुकड़े होने के दृश्य को अपनी आंखों की गहराइयों में अंकित किया, इस नफरत को अपने दिल में गहराई से छिपा लिया और फिर पीछे देखे बिना भाग गया। एक मूल वापसी कोटि खेती वाले वृद्ध आदमी ने उन्हें 3 सांसों से कम समय के लिए देरी करने में कामयाब रहा। इससे पहले कि शून्य दरार जिसे उसने जबरदस्ती खोला था नष्ट हो गई और लहरों की एक श्रृंखला बिना धीमा हुए बाहर फैल गई। जल्द ही लहरें त्रिपाठी जीवप्ती और शययु के स्थान तक फैल गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर डगमगा गया जैसे कि उसे हजारों मुट्ठियों से मारा गया हो। उसकी त्वचा का हर इंच फट गया और उसका ज्ञान सागर अराजकता में था। जल्द ही बाद में दुनिया उसके चारों ओर घूम गई और उसने चेतना खो दी। चेतना खोने से ठीक पहले उसने शययु के शरीर पर कवच को टुकड़े टुकड़े उतारा जाते देखा। उसके कपड़े भी टुकड़े टुकड़े टूट गए थे, जिससे उसका उत्तम बर्फ सफेद दोषरहित शरीर प्रकट हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती की पुतलियां उस पर फैल गईं क्योंकि उसे लगा जैसे उसने अभी कुछ अविश्वसनीय देखा हो। इस आदमी की छाती की 2 मांसपेशियां थोड़ी असाधारण लगती थीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने चेतना खोने से पहले एक पल के लिए खुद से सोचा। अलिप्सिस, ठंडे और अंधेरे तारा क्षेत्र के अंदर वीरानी के अलावा कुछ भी नहीं था। क्षुद्रग्रह समुद्र जो मूल रूप से पास में अस्तित्व में था, विस्फोट से बह गया था। विशाल संत कोटि उच्च पद तारापोत कहीं नहीं मिला, इस पर सैकड़ों कृषक कहीं नहीं देखे गए और इसकी सभी सामग्रियां खो गई थीं। ऐसा लगा जैसे ये सब कभी अस्तित्व में नहीं था, बिना किसी निशान के पीछे छोड़ दिया। शांति में त्रिपाठी जीवप्ती की खूनी आकृति तारा क्षेत्र के पार चुपचाप तैरती रही। प्रतीत होता है कि एक गहरी नींद में गिर गई है और कोई नहीं जानता था कि वह कब जागेगा। एक सुनहरी रोशनी ने उसे ढक लिया क्योंकि दानव देवता सुनहरा रक्त की शक्तिशाली बहाली शक्ति ने एक बार फिर अपनी भूमिका निभाई, जिससे उसका मांस और खून मरोड़ रहा था और तेजी से ठीक हो रहा था और नई मांस और खून उन जगहों पर बढ़ने लगा जहां उसने खो दिया था। त्रिपाठी जीवप्ती की उंगलियां अचानक मरोड़ गई क्योंकि उसने अपनी आंखें खोलने के लिए संघर्ष किया। उसकी नजर खाली थी, जैसे कि उसने अभी तक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। चेतना खोने से पहले का दृश्य उसकी आंखों के सामने चमका क्योंकि हताश चीखें और दहाड़ें उसके कानों में गूंज उठी। त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत महसूस किया कि उसके साथ क्या हुआ था। जल्दी से उठकर त्रिपाठी जीवप्ती अचानक रुक गया, उसका शरीर कड़ा हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सभी हड्डियों को अलग कर दिया गया हो और उसका शरीर निशानों से ढक गया हो। फिर से लेटकर त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी स्थिति की जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग किया। उसकी स्थिति बहुत खराब थी। वह अपने मांस और खून का एक बड़ा हिस्सा खो रहा था। उसकी नसें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थीं और उसकी शक्ति सुचारू रूप से संचलन नहीं कर रही थी। वर्तमान में वह अपनी चोटी पर अपनी शक्ति का आधा भी नहीं था। यहाँ तक कि उसके शक्तिशाली गठन और उसकी नस के माध्यम से बहने वाले दानव देवता सुनहरा रक्त के साथ ऐसी चोटों से पूरी तरह से ठीक होने में उसे कम से कम आधा महीना लगेगा। अपनी वर्तमान स्थिति को सुझाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने दानव रहस्यमय ग्रंथ से एक संत गोली निकाली और उसके औषधीय प्रभावों को घोलने के लिए उसे अपने मुंह में भर दिया। त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उस समय अगर शययु के बगल में मूल वापसी कोटि वृद्ध आदमी ने उसे देरी नहीं की होती तो उसकी चोटें और भी गंभीर होती और वह सबसे अधिक संभावना है कि इस आपदा में गिर गया होता। वह मूल वापसी कोटि स्वामी पहले ही मर चुका था, तो उसके जैसा एक मामूली द्वितीय कोटि संत क्या कर सकता था। शययु के बारे में क्या वह मर चुका था? उस दृश्य को याद करते हुए जो उसने चेतना खोने से पहले देखा था, त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए उसने निर्धारित किया कि उसने जो देखा वह एक भ्रम नहीं था। तारा क्षेत्र से ये प्रसिद्ध हेंग लुओ वाणिज्य मंडल तीसरा युवा स्वामी वास्तव में एक इतना बड़ा रहस्य छिपा रहा था।
त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना जारी की, लेकिन पास में कोई जीवन नहीं पहचाना। भले ही शेयू नहीं मरा था, वह शायद एक बहुत खराब स्थिति में था। उसने अनजाने में दूसरे पक्ष के रहस्य को देखा था, और चूंकि दूसरे पक्ष ने पहले उसे मारने का इरादा किया था, इसलिए अब उसके लिए हार मानना और भी असंभव था। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले ही शेयू को अपना दुश्मन मान लिया था। शैतोग। दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से अपना कंपास निकाला और शैतोग से संपर्क करने की कोशिश करने के लिए उसमें अपनी दिव्य चेतना डाली। लेकिन अपनी निराशा के लिए, चाहे उसने कितनी भी पुकारा, शैतोग ने जवाब नहीं दिया। आपदा से पहले शैतोग ने भागने के लिए त्रिपाठी जीवप्ती को एक संदेश भेजने के लिए अपने कंपास का उपयोग किया था, लेकिन वह समाप्त कर पाता, इससे पहले संपर्क टूट गया था। शायद उस समय शैतोग के साथ कुछ हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से आह भरी और अपने कंपास को दूर रखा, थोड़ा दुखी महसूस कर रहा था। शैतोग का भाग्य गंभीर होने की संभावना थी। ये राक्षस जाति कृषक काफी अच्छा था, और अगर शेंतु ने उसे दूर ले जाने के लिए नहीं कहा होता, तो त्रिपाठी जीवप्ती को इस अप्रत्याशित आपदा का सामना नहीं करना पड़ता। वह वास्तव में बदकिस्मत था। किसने हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के तारापोत में से एक को नष्ट करने के लिए क्षुद्रग्रह समुद्र में एक जाल लगाया था? किस तरह के जाल में ऐसी विनाशकारी शक्ति होगी? क्या ये बदला लेने के लिए था या ये किसी को निशाना बना रहा था? त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था। उसे केवल याद था कि आपदा से पहले शिनरुई ने तारा तोड़ने वाली चमक चिल्लाया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसका क्या मतलब था। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से ये सब जांचने का फैसला किया, न केवल इसलिए कि वह लगभग मर गया था, बल्कि इसलिए भी कि उसे शैतोग की मौत के लिए शेंतु को एक स्पष्टीकरण देने की जरूरत थी। अचानक एक चूषण बल ने त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर को नीचे खींच लिया। कठिनाई से अपना सिर घुमाते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने नीचे देखा और पाया कि उससे कुछ 1000 मीटर नीचे एक छोटा मृत तारा था। ये चूषण बल इस मृत तारा से निकलने वाले गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा गठित किया गया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को गिरने दिया। 2 घंटे बाद जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती इस मृत तारा के जमीन से टकराने वाला था, उसने अपने शरीर को स्थिर करने और उतरने के लिए अपनी शक्ति का संचालन किया। बाएं और दाएं देखते हुए यह मृत तारा वास्तव में अपने नाम के योग्य था। यह मृत्यु की तरह शांत था, बस एक वीरान रेगिस्तान की तरह जहां घास का एक ब्लेड भी नहीं उगा था। जीवन का कोई निशान नहीं था और हर जगह केवल उबड़-खाबड़ पहाड़ी श्रृंखलाएं थीं। इस क्षण त्रिपाठी जीवप्ती एक विशाल गड्ढे के बगल में खड़ा था, पूरी तरह से नग्न। उसके कपड़े विस्फोट में नष्ट हो गए थे। बहाली की इस अवधि के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने आखिरकार बहुत बेहतर महसूस किया। जैसे ही वह दानव रहस्यमय ग्रंथ से कपड़ों का एक सेट निकालने और उन्हें पहनने वाला था, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और उसने अपनी दिव्य चेतना जारी की। इसके तुरंत बाद उसने खुद से दूर नहीं एक जीवन आभा की एक फुसफुसाहट देखी। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई क्योंकि वह जल्दी से उधर भाग गया। स्टार एपिसोड संख्या एपिसोड नंबर 1045। जहां त्रिपाठी जीवप्ती खड़ा था, वहां से लगभग 1000 मीटर की दूरी पर एक विशाल गड्ढा था। इस क्षण इस गड्ढे के अंदर बर्फ सफेद त्वचा वाली एक सुंदर महिला खड़ी थी जो पूरी तरह से नग्न थी। वह गड्ढे में खड़ी थी, धीरे से अपने माथे को सहला रही थी, धीरे धीरे उसे मालिश कर रही थी क्योंकि वह खाली ढंग से चारों ओर देख रही थी। वह त्रिपाठी जीवप्ती की तरह ही स्थिति में थी। आपदा के कारण वह अभी भी चकराई हुई थी और यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या हुआ था। वह वहां खड़ी थी, उसका बर्फ सफेद शरीर चीनी मिट्टी के बर्तन की तरह एक आकर्षक चमक के साथ खिल रहा था। उसकी स्तन पहाड़ों की तरह सीधे, भरे हुए और उछाल वाले थे। उसकी सुंदर टांगें पतली और सफेद थीं, और उनके बीच की सुंदरता किसी भी पुरुष के खून को उबालने के लिए पर्याप्त थी। गहरे लाल रक्त की धारियां उसके शरीर में फैल गईं, जिससे उसे एक अलग तरह का आकर्षण मिला। उसका पूरा शरीर अत्यधिक दर्द में था और जरा सी भी गति से उसके गले से एक दबी हुई आवाज निकलती थी, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंजने वाले सबसे मनमोहक नोटों की तरह। अपने माथे को रगड़ते हुए उसने धीरे धीरे अपनी स्थिति समझी और याद किया कि पहले क्या हुआ था। उसकी सुंदर आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उसकी पुतलियों की गहराइयों से एक ठंडा चाकू जैसा हत्यारा इरादा चमका, जिससे उसका कोमल शरीर थोड़ा कांप गया। अपने दांत पीसते हुए उसने एक गहरी सांस ली। उसके भरे हुए स्तन एक मनमोहक चाप में लहरें दे रही थी क्योंकि उसने खुद को शांत किया। फिर उसने अपनी अंतरिक्ष वलय को पोंछा, एक सुगंधित गोली निकाली और अपनी चोटों और शक्ति को बहाल करने के लिए उसे अपने मुंह में भर दिया। फिर उसने अपनी अंतरिक्ष वलय से बर्फ सफेद अंडविय का एक जोड़ा निकाला। ये छोटे अंडविय नाजुक और प्यारे थे, लगभग एक हथेली के आकार के। उसे नहीं पता था कि वे किस सामग्री से बने थे, लेकिन उनमें कई उत्तम पैटर्न खोदे गए थे। उसने अपना पैर उठाया और झुक गई, इन कपड़ों को पहले पहनने की तैयारी कर रही थी। उस पल ऊपर से अचानक एक सरसराहट आवाज आई और बजरी का एक टुकड़ा ऊपर से फिसल गया। इस शोर को सुनकर उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ने से खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसने जल्दी से ऊपर देखा। फिर उसने एक आदमी को गड्ढे के किनारे पर खड़े देखा। उसकी आंखें चौड़ी खुली थी क्योंकि वह उसकी दिशा में घूर रहा था। उसकी आंखें एक शानदार रोशनी के साथ खिलती हुई लग रही थी और उसकी नज़र अत्यंत असंयमित थी। एक चाकू की तरह उसकी नज़र उसके शरीर के सबसे निजी और गुप्त हिस्सों पर रुकी हुई थी, सब कुछ उसकी आंखों में अंकित कर रही थी। उसने तुरंत इस आदमी का चेहरा याद किया।
ये वही था जो कुछ दिन पहले पहाड़ी घाटी से गुजरा था, उसे उस सौदे को छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा था। यह उसके कारण था कि उसने उसे खोजने में 2 महीने बिताए थे और 2000 लोगों को मार दिया था। ये वही था जो युद्धपोत के नष्ट होने पर उसके साथ भाग गया था। वह वास्तव में सिर से पैर तक नग्न था, बिना किसी कपड़े के। उसकी उजागर मांसपेशियां मजबूत और शक्तिशाली थीं। उस आदमी की महिमा इतनी स्पष्ट रूप से उजागर थी, एक हाथी के तने की तरह उसकी शुद्ध आंखों को दागदार कर रही थी और उसके दोषरहित दिल में छेड़ रही थी। फिर उसने महसूस किया कि वह भी कोई कपड़े नहीं पहन रही थी। इस क्षण वह अपनी कमर झुका रही थी, उसकी छाती कांप रही थी और उसकी सुंदर टांगें थोड़ी उठी हुई थी। अपने प्रेमी को खुश करने की कोशिश कर रही सबसे कामुक महिला की तरह उसने हर तरह की सुंदर चीजों को प्रदर्शित करने की पहल की। वह शर्मिंदा और नाराज थी। तुम देख रहे हो, उसने चिल्लाया, लेकिन वह अपना वाक्य पूरा कर पाती इससे पहले उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया और उसे हिंसक रूप से खांसी हुई। गहरा लाल रक्त उसके मुंह के कोने से बह गया क्योंकि उसने अपने छोटे हाथ से अपनी छाती को ढक लिया और कुछ कदम डगमगा गई। उसकी चोटें त्रिपाठी जीवप्ती की तुलना में बहुत अधिक गंभीर थीं। उसके 5 अंग और 6 आंतें सभी विस्थापित हो गई थीं। हालांकि ज्वलंत लाल कवच के संरक्षण ने ऐसा लग रहा था कि उसके पास बहुत अधिक दृश्यमान गंभीर चोटें नहीं थीं, विभिन्न आंतरिक चोटें सबसे गंभीर थीं। मर जाओ, उसने कठिनाई से ये शब्द निचोड़े इससे पहले कि त्रिपाठी जीवप्ती पर गुस्से में घूरा, अपने दांत पीसते हुए, जैसे कि वह उसे जिंदा निगलने का इंतजार नहीं कर सकती थी। किसी भी पुरुष ने पहले उसका नग्न शरीर नहीं देखा था और उसके करीबी कुछ को छोड़कर कोई नहीं जानता था कि उसका रहस्य क्या था। लेकिन अब ये छोटा चरित्र जो कहीं से बाहर निकल आया था, उसने उसका नग्न शरीर देखा था। उसकी आंखें निर्णय की भावना से भरी हुई थीं। वह खुद को अपमानित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। युवा स्वामी शैयू, त्रिपाठी जीवप्ती ने सार्थक रूप से मुस्कुराया, अपने नग्न शरीर की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। उसने न केवल इसे छिपाने की कोशिश नहीं की, उसने अपनी आकृति को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए एक कदम आगे भी बढ़ाया। फिर उसने आश्चर्य में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि युवा स्वामी शैयू एक महिला होगी, ये वास्तव में एक बड़ा आश्चर्य है। गद्दे के नीचे महिला शैयू के समान उपस्थिति में 70 से 80% समान थी जिसे उसने पहले देखा था, लेकिन कई सूक्ष्म अंतर थे। यही सूक्ष्म परिवर्तन थे जिन्होंने पुरुष शैयू को पुनर्जन्म लेने दिया, उसे एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला में बदल दिया। उसकी सुंदरता को शब्दों में बताना मुश्किल था। उसकी उपस्थिति और शरीर को उत्तम के रूप में वर्णित किया जा सकता था, बिना किसी छोटी सी भी त्रुटि के। ऐसा लगा जैसे निर्माता ने उसके शरीर पर सभी फायदे एकत्रित कर दिए थे। उसका हर हिस्सा लुभावना और नशीला था, खुद को मुक्त करने में असमर्थ था। उसकी सुंदर आंखों की जोड़ी अत्यंत स्पष्ट थी, क्रिस्टल की तरह चमकदार और पारदर्शी। उनके चारों ओर हमेशा एक रहस्यमय कोहरा घूमता रहता था, जैसे कि वह किसी की आत्मा को चूसना चाहता हो, जिससे किसी के लिए मुक्त होना असंभव हो जाता था और स्वेच्छा से उसके लिए काम करता था, उसे वह सब कुछ देता था जो उनके पास था। त्रिपाठी जीवप्ती अभी चलकर आया था और जब उसने उसे पहली बार देखा तो वह कांपने से खुद को रोक नहीं पाया। उसका दिल नशे की एक मजबूत भावना से भर गया। उसने काश कि वह उस पल समय और अंतरिक्ष को जमा कर सकता था ताकि वह हमेशा के लिए इस महिला को झुकते हुए और अपने कपड़े पहनते हुए देख सके। उसका पूरा अस्तित्व एक सपने की तरह था, सबसे सुंदर सपना, और जो लोग इसे नशे में थे वे कभी जागने के लिए तैयार नहीं होंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने रास्ते में कई महिलाओं को देखा था, जिनमें से कई असाधारण रूप से सुंदर थीं, लेकिन जब उसने उनकी तुलना ध्यान से की तो उनमें से कोई भी इस महिला के समान ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकी। उनमें से कोई भी उसकी तरह उत्तम नहीं थी, सभी ईमानदारी में, यहाँ तक कि सुयान और उसकी छोटी वरिष्ठ बहन भी उसकी तुलना में कुछ कमी थी। एक व्यक्ति के लिए इस तरह जन्म लेना एक चमत्कार से कम नहीं था। ये बस निर्माता का एक उपहार था। उसे आपदा के दौरान बेहोश हो जाना चाहिए था और फिर इस मृत तारा के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा यहाँ खींचा गया होगा। इसके अलावा उसे केवल थोड़े समय पहले जागना चाहिए था, अन्यथा उसके पास अपने कपड़े पहनने का समय नहीं होता। उसने 2000 लोगों को केवल अपने अस्तित्व को खोजने के लिए मार दिया, केवल उस छोटे रहस्य को रखने के लिए। चाहे त्रिपाठी जीवप्ती इच्छुक था या नहीं, वह उसका दुश्मन बन गया था। लेकिन इस क्षण त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि उसे अपने खुद के हितों की रक्षा के लिए उस पर हमला करना चाहिए या नहीं। आखिरकार चाहे कुछ भी हो, यह महिला अभी भी शेंतु से खून से संबंधित थी, वह शेंतु की बड़ी बहन थी। इसके अलावा त्रिपाठी जीवप्ती उस पर हमला करने के लिए थोड़ा अनिश्चित था, गुप्त रूप से महसूस कर रहा था कि ऐसी सुंदर महिला को धमकाना थोड़ा अनुचित था। इस सोच ने उसे सतर्क कर दिया और उसने जल्दी से अपना मन स्थिर किया, खुद को शैयू से प्रभावित नहीं होने दिया। शैयू किसी भी तरह की मोहक तकनीक का उपयोग नहीं कर रही थी, नहीं वह जानबूझकर अपने निर्णय को प्रभावित करने के लिए किसी भी तरह की गुप्त तकनीक का उपयोग कर रही थी। वह बस वहां खड़ी थी और उसे गुस्से में घूर रही थी, अपनी घृणा और हत्यारे इरादे को छिपाने की परवाह नहीं कर रही थी। लेकिन अदृश्य प्रभाव जो उसने उत्सर्जित किया वह त्रिपाठी जीवप्ती के दिल को अनजाने में नर्म कर गया। कितनी भयानक महिला! त्रिपाठी जीवप्ती गुप्त रूप से चौंक गया था। जाहिर है वह जानता था कि वह उसके प्रति बुरा इरादा रखती थी और उसे मारना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह तुरंत कार्य नहीं कर सका। ये पहली बार था जब त्रिपाठी जीवप्ती ने ऐसी महिला का सामना किया था। तुम क्या करना चाहते हो?
शयायु को भी पता था कि उसकी वर्तमान स्थिति बहुत खराब थी और त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ परेशानी खोजने की जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय हुई के शरीर से अचानक एक 7 रंग का दिव्य प्रकाश फट पड़ा और उसे ढक लिया, उसके निजी हिस्सों को ढक लिया और उसके उजागर शरीर को ढक लिया। त्रिपाठी जीवोक्ति को उसके निजी हिस्सों में झांकने का मौका नहीं दिया। हालांकि यह अज्ञात था कि यह इसलिए था क्योंकि वह बहुत कमजोर थी, लेकिन इंद्रधनुषी दिव्य प्रकाश बहुत घना नहीं था। इसके बजाय यह एक पारभासी घूंघट की तरह था जिसने उसके शरीर को ढक लिया था। वह अचानक और भी अधिक आकर्षक हो गई थी। इस तरह की धुंधली सुंदरता ने त्रिपाठी जीवोक्ति के मन पर जोरदार प्रभाव डाला, जिससे उसे एक मजबूत दृश्य प्रभाव मिला। जब वो पूरी तरह से नग्न थी, उसकी तुलना में ये दृश्य और भी अधिक आकर्षक था। शयायु की अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई क्योंकि उसका दबाया हुआ क्रोध और शिकायत आखिरकार फट गया। उसके हाथ की एक लहर के साथ एक 7 रंग का प्रकाश त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर दौड़ गया, उसे बांध दिया, जबकि त्रिपाठी जीवोक्ति अभी भी इस धुंधली सुंदरता में डूबा हुआ था। फिर शयायु ने त्रिपाठी जीवोक्ति को अपने सामने खींचा और अपनी नाजुक छोटी मुट्ठी से बाहर निकला त्रिपाठी जीवोक्ति के दिल की ओर एक चौंकाने वाला ऊर्जा उतार चढ़ाव भेजा। वह इस आदमी को मारना चाहती थी जिसने उसके सुंदर शरीर पर जासूसी की थी और अपने जीवन के सबसे बड़े रहस्य की रक्षा करना चाहती थी। इस हत्यारे इरादे का सामना करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति उदासीन लग रहा था। उसकी आंखें अभी भी शयायु के शरीर पर घूम रही थी। उसकी छाती पर 2 लाल बिंदु और उसकी टांगों के बीच की हरी घास एक घातक भंवर बन गई थी, उसका ध्यान आकर्षित कर रही थी और उसके लिए खुद को मुक्त करना असंभव बना रही थी। शयायु के सुंदर चेहरे पर घृणा का एक नजर दिखाई दिया और उसकी मुट्ठी के चारों ओर ऊर्जा उतार चढ़ाव और भी अधिक मजबूत हो गया। खून, उसकी नाजुक मुट्ठी सफलतापूर्वक त्रिपाठी जीवोक्ति की छाती में टूट गई और एक भयंकर शक्ति ने उसके शरीर में प्रवेश किया, त्रिपाठी जीवोक्ति के आंतरिक अंगों को मनमाने ढंग से नष्ट कर दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति, जिसे तुरंत मर जाना चाहिए था या यहाँ तक कि विस्फोट हो जाना चाहिए था, अचानक शयायु पर अजीब तरह से मुस्कुराया, उपहास से भरी एक मुस्कान, क्योंकि उसने अपनी बाहें खोली और उसे गले लगाया। शयायु का चेहरा तुरंत कागज की एक चादर जितना सफेद हो गया और वह चीख पड़ी। उसने महसूस किया कि उसकी भरी हुई स्तन एक मजबूत छाती के विरुद्ध निचोड़ा जा रहा था, आकार बदल रहा था। वह छाती गर्मी की एक चौंकाने वाली मात्रा उत्सर्जित कर रही थी और गर्मी बिजली की तरह उसके शरीर में दौड़ गई, जिससे उसका नाजुक शरीर कांप गया, जिससे उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया और सामान्य रूप से सोचने में असमर्थ हो गई। उसने अपने हाथ बाहर फैलाए और त्रिपाठी जीवोक्ति को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसने कितनी भी कड़ी कोशिश की, वह कोई शक्ति एकत्रित नहीं कर सकी। अभी उस पंच का विस्फोट पूरी तरह से उसे निकाल चुका था, जो पहले से ही एक खराब स्थिति में थी। उसने त्रिपाठी जीवोक्ति के कंधे को थपथपाया और लगातार अपने कोमल शरीर को घुमाया, त्रिपाठी जीवोक्ति के आलिंगन से मुक्त होने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसने केवल इस दृश्य को हास्यास्पद दिखाया, जैसे एक जोड़ा एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ कर रहा हो। हिलो मत, त्रिपाठी जीवोक्ति ने दहाड़ लगाई। उसकी आंखों में एक भयंकर रोशनी चमकी क्योंकि उसने भयंकर रूप से धमकाया। शयायु ने उसे अनदेखा कर दिया और त्रिपाठी जीवोक्ति को एक बेशर्म हरामी, एक दुष्ट और एक बदमाश शाप दिया, क्योंकि उसने और भी कड़ी संघर्ष करना जारी रखा। आओ, त्रिपाठी जीवोक्ति की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई क्योंकि उसके गले से एक अजीब आवाज फट गई और उसके चेहरे पर परमानंद का एक नजर दिखाई दिया। उनके शरीरों के इस लगातार रगड़ने ने त्रिपाठी जीवोक्ति को शयायु के शरीर की कोमलता और कठोरता और उसकी 2 ज़ैद शिखरों की लोच को पूरी तरह से महसूस करने दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखें जल रही थीं और वह अपने दिल की गहराइयों में इच्छा को मुश्किल से नियंत्रित कर सका। उसका शरीर तुरंत एक पुरुष के रूप में प्रतिक्रिया कर रहा था। शयायु का चेहरा कागज की एक चादर जितना सफेद था। उसने महसूस किया जैसे उसके पैरों के बीच एक राक्षस था जो तेजी से अपना सिर उठा रहा था, एक सोल्डिंग आयरन जितना गर्म और कठोर हो रहा था। उस राक्षस का सिर धीरे धीरे उसके निचले शरीर पर हमला कर रहा था। स्टार एपिसोड संख्या, एपिसोड नंबर 1046। त्रिपाठी जीवोक्ति ने उसे कसकर गले लगाया। उसकी दोनों बाहें इतनी जोर लगा रही थीं कि मानो वह उसके कोमल शरीर को 2 हिस्सों में तोड़ना चाहता हो। शयायु का सुंदर चेहरा बदल गया। उसके पैरों के बीच गर्म लोहे जैसी चीज उसके दिल पर हमला कर रही थी। उसने तुरंत महसूस किया कि क्या हो रहा है। उसका नाजुक शरीर कांपना शुरू हो गया और उसकी सुंदर आंखों की गहराइयों में डर और भय दिखाई दिया। वह अपने पैरों को एक साथ दबाने से खुद को रोक नहीं पाए। राक्षस के सिर को उनके बीच दबा दिया, उसे अपने शुद्ध क्षेत्र के करीब नहीं आने दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति कांप गया और उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक आनंदमय हो गई। शयायु की सुंदर टांगे, उसकी त्वचा सफेद और चिकनी, इस तरह के दबाव ने उसे अकल्पनीय खुशी और आनंद दिया, जिससे उसका हत्यारा इरादा स्थिर हो गया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। शयायु ने पहले कभी ऐसा अपमान नहीं सहा था और हिंसक रूप से चीख पड़ी। इस क्षण उसके पास हेंगलुओ वाणिज्य मंडल के तीसरे युवा स्वामी का शांत और भव्य आचरण नहीं था। इसके बजाय वह एक पागल औरत की तरह थी। उसकी आंखें खून से भरी हुई थी क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर क्रूरतापूर्वक 2 हथेलियां भेजी। उसकी हथेलियों से 7 रंग का प्रकाश फट पड़ा। पेंग पेंग। त्रिपाठी जीवोक्ति को ऐसा लगा जैसे उसे बिजली से मारा गया हो। उसका शरीर हिल गया क्योंकि उसने अपना मुंह खोला और शयायु के चेहरे पर सुनहरे रक्त का एक घूंट थूक दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति की स्थिति भी अच्छी नहीं थी।
शयायु को पहले सुन्न करने के लिए उसने उसके करीब आने के लिए उसका एक झटका लिया था, लेकिन अब जब उसे 2 बार बमबारी की गई थी तो वह अपनी उड़ान के अंत में एक तीर की तरह था। उसकी अभिव्यक्ति अचानक सुस्त हो गई। इन 2 हथेलियों के तहत चोटें जिनसे वह अभी ठीक हुआ था एक बार फिर गंभीर हो गई थी। शयायु पागल हो गई थी क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवप्ती के मांस में अपनी उंगलियों को खोदने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग किया। मांस की धारियां फाड़ दी क्योंकि उसने अपना मुंह फिर से खोला। त्रिपाठी जीवप्ती के कंधों और छाती पर काटते हुए शयायु ने जितनी कड़ी संघर्ष कर सकती थी संघर्ष किया। ऐसा लग रहा था कि वह त्रिपाठी जीवप्ती के साथ मिलकर नष्ट होना चाहती थी। शयायु कम से कम एक द्वितीय कोटि संत राजा थी और हालांकि वह आपदा के कारण अपनी सामान्य शक्ति का 30% भी प्रदर्शित करने में असमर्थ थी, इस तरह की लड़ाई अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती के लिए कुछ मुश्किल थी। एक पल में वह खून से ढक गया और उसका शरीर अजीब काटने के निशानों से ढक गया। मौत को न्योता दे रहे हो, त्रिपाठी जीवप्ती ने दहाड़ लगाई क्योंकि उसने शयायु के सुंदर चेहरे की ओर एक पंच भेजा। उसके प्रति कोमलता का जरा सा भी निशान नहीं दिखाया। ये पंच उतरा। शयायु का सिर तुरंत एक तरफ खटखटाया गया। उसकी गाल इस पंच के बल से सूजे हुए लग रहे थे जिससे त्रिपाठी जीवप्ती और शयायु दोनों जमीन पर गिर गए। हालांकि इससे पहले कि वे जमीन से टकराते त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक उसके शरीर को मोड़ दिया ताकि उसकी पीठ उसकी ओर हो। उसके हाथ अभी भी उसे कसकर गले लगाए हुए थे, उसे अपने शरीर को खरोंचने और काटने से रोकने के लिए उसकी बाहों को रोके हुए थे। शयायु ने त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ का विरोध करने के लिए लगातार शक्ति लगाई और त्रिपाठी और युए दोनों ही भागने की कोशिश कर रहे थे। होंद होंद होंद, दोनों लोगों के युए और शयायु, उनकी मुट्ठियां और पैर सबसे तंग स्थिति में एक दूसरे से टकराए, फिर भी उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी जैसे कि वे नश्वर दुश्मन हों। धूल हर जगह उड़ गई और समय समय पर प्रकाश की 1 या 2 किरणें खिली, लेकिन चाहे वह कोई भी हो उनके शरीर धीरे धीरे कमजोर हो गए जब तक कि वे अब चलने में सक्षम नहीं थे। हिंसक रूप से हाँफते हुए उन दोनों ने एक मुद्रा बनाए रखी जहां उनकी छाती एक दूसरे के विरुद्ध दबाव में थी क्योंकि वे गड्ढे के एक निश्चित हिस्से में लेट गए थे। गतिहीन दोनों ठंडे और अंधेरे तारामंडल को ऊपर देख रहे थे। मुझे नहीं पता कब त्रिपाठी जीवप्ती के 2 हाथ पार हो गए थे और शयायु के 2 शिखरों को ढक दिया था। उसकी हथेलियों से अद्भुत भावना ने त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा को हिला दिया, जैसे कि वह तुरंत एक अजगर और एक बाघ बन सकता था। जब शयायु एक पुरुष थी तो त्रिपाठी जीवप्ती यह नहीं देख सकता था कि वह इतनी भरी हुई थी, लेकिन इन शिखरों को अपने हाथों में पकड़ने के बाद वह इस महिला के धन पर आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया। त्रिपाठी जीवप्ती के हाथ काफी बड़े थे, लेकिन फिर भी एक हथेली एक जैद शिखर को ढक नहीं सकती थी। छोटा और नाजुक उभार त्रिपाठी जीवप्ती की हथेली के विरुद्ध रगड़ा गया। जैद शिखर गर्म, नर्म और अविश्वसनीय रूप से लोचदार था। त्रिपाठी जीवप्ती ने थोड़ा और जोर का उपयोग करने और इसे मजबूती से पकड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। शयायु के गले से एक आकर्षक आवाज आई। उसका सिर थोड़ा उठाया गया था, जैसे कि उसे चुटकी काटने से थोड़ी असुविधा हो रही थी, लेकिन इससे कहीं अधिक वह शर्मिंदा और क्रोधित थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसकी परवाह नहीं की और इसके बजाय उसकी चिकनी पीठ और तेज नितंबों से उत्तेजना महसूस की। हालांकि शयायु का शरीर निशानों और खून से ढका हुआ था, उसकी त्वचा सफेद और कोमल थी, एक आकर्षक चमक वाले एक नवजात शिशु की तरह। अभी घूमने में त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके भरे हुए और तेज नितंबों के आकर्षण को पूरी तरह से महसूस किया। वे 2 गोल नितंब लगातार उसके महत्वपूर्ण हिस्सों के विरुद्ध दबाव डाल रहे थे, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती उत्साहित हो गया और लंबे समय तक शांत होने में असमर्थ रहा। उसका ऊंचा और भयंकर सिर उसके नितंबों के बीच दबा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती अपने शरीर को हिलाता, वह नाकाबंदी की उस परत को तोड़ सकता था और इस महिला को पूरी तरह से कब्जे में ले सकता था। इस तरह की अस्पष्ट स्थिति ने उनके निजी हिस्सों को करीब कर दिया। गर्म तरल की एक बूंद अचानक त्रिपाठी जीवप्ती की बांह से लुढ़क गई और शयायु ने धीरे से सिसकना शुरू कर दिया। क्या तुम गंभीर हो? त्रिपाठी जीवप्ती अवाक था। एक जीवन या मौत के संघर्ष के बीच में इस महिला ने वास्तव में रोना शुरू कर दिया था। उसे नहीं पता था कि यह उसकी सच्ची भावनाएं थी या सिर्फ अभिनय। बचपन से अब तक किसी ने भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है, यहाँ तक कि कुछ लोग ही मेरे सच्चे लिंग को जानते हैं। तुमने मेरे साथ इस तरह छेड़छाड़ करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें याद रखूंगा और तुम्हें कीमत चुकाऊंगी, शयायु ने दांत पीसते हुए कहा। हम उसके बारे में बात करेंगे जब तुम बच जाओगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कुराया। बस इंतजार करो, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब मैं पहले तुम्हारे साथ बलात्कार करूंगा और फिर तुम्हें मार डालूंगा। तुम कोशिश कर सकते हो। शयायु अविचलित रही और त्रिपाठी जीवप्ती के साथ बहस करना जारी रखा। तुम अभी एक अच्छी स्थिति में नहीं हो। तुम्हारे आने से पहले मैंने पहले ही एक संत राजा उच्च पद बोली ले ली थी। मुझे तुमसे भागने की शक्ति मिलने में देर नहीं लगेगी। जब वो समय आएगा तो कौन जानता है कि कौन मरने वाला होगा। उसने अब रोना बंद कर दिया और इसके बजाय मुस्कुराई। चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें दुनिया की सभी यातनाओं का स्वाद चखाऊंगी, इससे पहले कि धीरे धीरे तुम्हें यातना देकर मार डालूं। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके नाजुक कान के लोब में गर्म हवा का एक सांस फूंक दिया, जिससे शयायु का रंग फिर से बदल गया। उसका कोमल शरीर कांपने से खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसने अपनी सांस रोक ली। डर था कि त्रिपाठी जीवप्ती उसे एक और भी अधिक अपमानजनक अनुभव देगा।
फिर देखते हैं कि कौन पहले ठीक हो सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने आत्मविश्वास से घोषित किया, जैसे कि जीत पहले ही उसकी पकड़ में थी। जब बहाली की क्षमता की बात आए तो वह किसी से भी नहीं डरता था। हालांकि शैयू ने एक संत राजा उच्च पद बोली ले ली थी, फिर भी त्रिपाठी जीवप्ती के पास दानव देवता सुनहरा रक्त था, इसलिए थोड़े समय के बाद मांस जो शैयू द्वारा काटा गया था ठीक होना शुरू हो गया और उसके 5 अंगों और 6 हाथों की स्थिति भी सुधर गई। उन दोनों ने अब बात नहीं की और बस एक दूसरे को गले लगाया। उनकी त्वचा छू रही थी, प्यार में एक पुरुष और महिला की तरह गर्मी और शांति के इस क्षण का आनंद ले रहे थे। हालांकि गर्मी और शांति की इस सतह के तहत हत्यारा इरादा उमड़ रहा था। अचानक 7 रंग के प्रकाश की एक किरण खिली और त्रिपाठी जीवप्ती दर्द में दहाड़ पड़ा। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने अपने दांत पीसे। वेश्या, तुम वास्तव में इतनी कठोर हो। हाँ, शैयू विजयी ढंग से हंस पड़ी। तुम्हारे जैसे किसी के विरुद्ध कठोर होने का क्या फायदा है? जल्दी करो और मुझे छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारी डांटियन को तोड़ दूंगी और तुम्हारी खेती को अपंग कर दूंगी, जिससे तुम्हारे लिए जीवन भर खेती करना असंभव हो जाएगा। शैयू के जैद सफेद हाथों में से एक ने इस क्षण उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती के पेट में घुस गया। त्रिपाठी जीवप्ती की पेट की मांसपेशियों को दबा दिया। उसकी उंगलियों के सिरे ऊर्जा के साथ धड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था कि त्रिपाठी जीवप्ती की डांटियन पर हमला करने और शक्ति के अपने स्रोत को नष्ट करने में सक्षम है। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि उसने इस तरह की शक्ति कब जमा की थी, शायद वह इसे शुरुआत से ही छिपा रही थी। उसने आखिरकार समझा कि यह महिला अन्य महिलाओं से अलग थी। भले ही उसे इस तरह दबा दिया गया था, फिर भी वह विरोध करने और ऊपरी हाथ हासिल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। क्या तुम छोड़ने वाले हो? मैं तुम्हें विचार करने के लिए 3 सांसों का समय दूंगा। 3 सांसों के बाद तुम क्या कर रहे हो? शैयू का शांत स्वर अचानक अराजक हो गया क्योंकि उसने भयभीत होकर चीखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। रुको और हिलो मत। जबकि शैयू उसे धमका रही थी, त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ा, जिससे शैयू के छोटे हाथ को उसके पेट में गहराई से प्रवेश करने दिया गया। हालांकि इस आंदोलन के कारण त्रिपाठी जीवप्ती की उठी हुई और भयंकर अभिव्यक्ति धीरे धीरे शैयू के पैरों के बीच संकीर्ण सुरंग के विरुद्ध दबाव डाल गई। उसका निर्माण लगभग गलियारे के प्रवेश द्वार पर था। शैयू एक पल में घबरा गई। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी डांटियन को अपनी कमर पर रखा क्योंकि उसने अपनी जीभ बाहर निकली और शैयू के नाजुक कान के लोब को चाटा। तुम हरामी हो, शैयू ने शाप दिया। उसका कोमल शरीर कांप रहा था। जितना चाहो शाप दो। एक कहावत है कि भले ही तुम एक पेओनी के नीचे मर जाओ, तुम एक भूत बनने पर भी एक प्लेबॉय रहोगे। मुझे परवाह नहीं है कि तुम मेरी डांटियन के साथ क्या करती हो, लेकिन अगर तुम मुझे छूने की हिम्मत करती हो तो मैं तुरंत तुम्हारी पवित्रता छीन लूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती हंसा। किसी भी हाल में मैं दुनिया से कोई संबंध नहीं रखने वाला एक अकेला व्यक्ति हूँ, युवा स्वामी शैयू के विपरीत जिसका उच्च दर्जा है। टीएस, जब तुम भविष्य में शादी करोगी और तुम्हारे पति को पता चलता है कि तुम एक कुंवारी नहीं हो तो चीजें दिलचस्प हो जाएंगी। मेरे जैसे एक छोटे चरित्र के लिए अगर मैं तुम्हारे जैसी किसी पर कब्जा कर सकता हूँ तो यह इसके लायक होगा। पागल, तुम पागल हो। शैयू की सुंदर आंखें घबराहट से भरी हुई थीं। वह वास्तव में त्रिपाठी जीवप्ती के हताश कार्यों से डर गई थी और उसके पैरों के बीच की कठोर चीज ने उसे और भी अधिक बेबस महसूस कराया, जिससे वह इस क्षण पूरी तरह से ढह गई। यह आदमी गैलेक्सी रिच के डाकुओं की तुलना में अधिक भयानक था और छोड़े गए मान के खलनायकों की तुलना में अधिक क्रूर था। मैं पागल हूँ, लेकिन चून की चीजें इस बिंदु तक आ गई हैं, या तो तुम मर जाओ या मैं मर जाऊं, कोई अन्य रास्ता नहीं है। मेरे मरने से पहले मैं तुम्हारे स्वाद का आनंद लूंगा ताकि मैं इसे येलो स्प्रिंग्स में स्वाद ले सकूं। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे धीरे अपनी कमर में शक्ति लगाई और आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वह वास्तव में एक पेओनी के नीचे मरने का संकल्प रखता था और अपने खुद के जीवन की परवाह नहीं करता था। 1 मिनट रुको। शैयू ने अपने कोमल शरीर को कस लिया और आगे बढ़ी, अपने स्वर को शांत रखने की कोशिश की। मुझे लगता है कि हम इस बारे में बात कर सकते हैं, है ना? बात? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने आक्रामक आंदोलनों को रोक दिया और रुचि के साथ पूछा, तुम किस बारे में बात करना चाहती हो और तुम किस बारे में बात करना चाहती हो? तुम्हारे और मेरे बीच कोई बड़ा दुश्मनी नहीं है, इस तरह चीजें बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना? शैयू ने धीरे से अपने लाल होंठ खोले। उसकी सुंदर आंखें नफरत से भरी हुई थीं, लेकिन अपनी पवित्रता के खातिर उसे समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुम्हारा मतलब है हम युद्ध के हथियारों को जैद और रेशम के उपहारों में बदल सकते हैं? इसमें क्या गलत है? शैयू ने अपना सिर झुका लिया। उसका बर्फ सफेद चेहरा तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती के होंठों के विरुद्ध दबाव डाल रहा था। वह कड़वा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए और तुरंत दूर हो गई। इस हरामी को शाप दिया कि वह वास्तव में उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। काश वह तुरंत उसकी हड्डियों को जला सकती और उसकी राख बिखेर सकती। स्टार एपिसोड संख्या एपिसोड नंबर 1047। शैयू की बातें सुनने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती हंसे बिना नहीं रह सका। क्या तुम इतनी भोली हो? अगर तुम सोचती हो कि मैं 3 साल का बच्चा हूँ तो मुझे डर है कि तुम निराश हो जाओगी। मैंने तुम्हारे साथ पहले ही ऐसा व्यवहार किया है, फिर भी तुम अपना गुस्सा पीकर दिखावा करोगी कि कुछ नहीं हुआ। तुम ही न्यूओ वाणिज्य संघ के अध्यक्ष के पुत्र हो, जबकि मैं बस एक मामूली व्यक्ति हूँ।
अगर मैं तुम्हें इस बार जीने देता हूँ तो मुझे डर है कि भविष्य में मेरा समय अच्छा नहीं रहेगा। मैं तुम्हारी मीठी बातों से धोखा खाने के बजाय तुम्हें अभी लेना, अपनी खेती को अपन करना और फिर मार डालना पसंद करूंगा। मीठी बातें, शायू चिल्लाई, मैं एक महिला हूँ, मैं मीठी बातों का उपयोग कैसे कर सकती हूँ? क्या ये पुरुषों की विशेषता नहीं है? किसी भी हाल में मैं तुम्हें विश्वास नहीं करता, तुम जो कुछ भी कहती हो वह सिर्फ बकवास है। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुस्से में कहा, क्या तुम इतने अनुचित नहीं हो सकते? शायू गुस्से में हंस पड़ी, चूंकि मैंने ये प्रस्ताव दिया है, मैं निश्चित रूप से कुछ ईमानदारी दिखाऊंगी और वादा करूंगी कि तुम्हारे साथ हिसाब नहीं करूंगी। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने उसे गहराई से घूरा। इस बारे में बोलते हुए वह और शायू दोनों अब एक दूसरे से सतर्क थे और उनमें से कोई भी दूसरे के साथ कुछ भी नहीं कर सकता था। शायू की खेती उससे बहुत अधिक थी, लेकिन उसकी चोटें अधिक गंभीर थी और उसकी बहाली की क्षमता उसकी जितनी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह उसके साथ एक गतिरोध बनाए रखने में सक्षम था। हालांकि इस तरह जारी रखना एक समाधान नहीं था। अंत में ये केवल एक जीवन और मौत के संघर्ष को जन्म देगा, जो कि उनमें से कोई भी देखना नहीं चाहता था। त्रिपाठी जीवप्ती एक महिला की पवित्रता लेने के लिए अपनी खेती छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, और शायू त्रिपाठी जीवप्ती जैसे किसी व्यक्ति द्वारा अपवित्र होने के लिए और भी अधिक तैयार नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक महसूस किया कि उसे शायू को क्या कहना था, ये सुनना चाहिए। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे सिर हिलाया, उसके हाथ अभी भी उसके जैद शिखरों को कसकर पकड़े हुए थे, जरा सा भी आराम करने के लिए तैयार नहीं थे। तुम्हारे और मेरे बीच कोई बड़ा शिकायत नहीं है। अंतिम विश्लेषण में ये सिर्फ इतना है कि तुम पहाड़ी घाटी में मेरे लेन देन से टकरा गए थे। हाँ, इस वजह से तुमने 2000 से अधिक लोगों को मार दिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने ताने मारे, तुम इतनी दुष्ट महिला हो, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ? क्या तुम सुरक्षित और स्वस्थ नहीं हो? शायू ने पूछा, क्या तुम्हें उन 2000 लोगों में से किसी की परवाह थी? क्या इसका तुमसे कोई लेना देना था? नहीं, यह नहीं था। तो चुप रहो, शायू ने ठंड से कहा। मेरा प्रस्ताव, अगर तुम मुझे जाने देते हो तो मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं दूंगी, लेकिन तुम उस लेन देन के बारे में कुछ भी प्रकट नहीं कर सकते। हाँ, और तुम यहाँ क्या हुआ उसके बारे में किसी को नहीं बता सकते। ऐसा कहते हुए उसका चेहरा लाल हो गया। अभी वह त्रिपाठी जीवप्ती के साथ लड़ रही थी और उसने जो अपमान सहा था उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था, लेकिन अब जब वह त्रिपाठी जीवप्ती के साथ शर्तों पर चर्चा कर रही थी तो ऐसा लगा कि एक महिला के रूप में उसकी शर्म जागृत हो गई थी। शायू जल्दी से शायू को दूर कर देता है। टीथ टी होने के लिए, टीथ को होने के लिए। शायू टीथ त्रिपाठी जीवप्ती शायू त्रिपाठी जीवप्ती यूए को होने के लिए। यूए मरमर टी होने के लिए। यूए, यह अच्छा है कि तुम जानते हो। शायू ने एक गहरी सांस ली, उसके भरे हुए स्तन त्रिपाठी जीवप्ती की हथेली में फूले हुए थे, उसकी सुंदर आंखें चमकती हुई थी क्योंकि उसने लाचारी से कहा, मेरे पास वाणिज्य संघ के एक महागुरु द्वारा परिष्कृत एक कलाकृति है। यह मूल रूप से खतरे के समय में मेरे लिए तैयार की गई थी, लेकिन अब ये तुम्हारे फायदे के लिए है। किस तरह की कलाकृति? त्रिपाठी जीवप्ती ने जिज्ञासा से पूछा। आत्मा श्रृंखलाएं, शायू ने अपने दांत पीसे और कहा, ये कलाकृति हमारे आत्मा ब्रांड और जीवन के निशानों को एक साथ जोड़ सकती है। अगर हम में से कोई भी मर जाता है तो दूसरा भी मर जाएगा। क्या ये पर्याप्त गारंटी है? एक साथ जियो और मरो। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी क्योंकि उसने अजीब तरह से मुस्कुराया। सुंदरता, हम अभी तक इतने करीब नहीं हैं, है ना? हालांकि तुम और मैंने हमेशा ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार किया है, क्या इस तरह की प्रगति थोड़ी तेज नहीं है? इसके अलावा मेरे पास पहले से ही 2 पत्नियां हैं, 2 उनमें से। क्या तुम गंभीर नहीं हो सकते? इतने बातूनी मत बनो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम अभी कितने परेशान कर रहे हो? शायू ने डांटा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अपने जीवन को जोड़ने के लिए तैयार हूँ? तुम बस एक द्वितीय कोटि संत कृषक हो, अगर तुम्हें जरा सा भी खतरा होता है तो तुम मर सकते हो। अगर मैं वास्तव में ऐसा करती हूँ तो मुझे भविष्य में हर समय तुम्हारी रक्षा करनी होगी। त्रिपाठी जीवप्ती की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने उसकी सांस लेने और आत्मा उतार चढ़ाव को ध्यान से महसूस किया। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, क्या मुझे तुम पर विश्वास करना चाहिए? मैंने इस हद तक रियायतें दी हैं, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो तो हम केवल मौत तक लड़ सकते हैं। वह अंत नहीं है जो तुम चाहते हो, है ना? तुम और मेरे दोनों के सामने एक उज्जवल भविष्य है, हम दोनों के पास सुंदर कल है, कौन इस मृत तारा पर मरना चाहेगा? त्रिपाठी जीवप्ती ने मुस्कुराया, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बचने की इच्छा मुझसे बहुत अधिक मजबूत है। शायू का सुंदर चेहरा डूब गया और उसने अब बात नहीं की। मुझे तुमसे एक और बार पूछने दो, क्या उस कलाकृति के कार्य को हटाया जा सकता है? मैं अपने बाकी जीवन के लिए तुमसे बंधा नहीं रहना चाहता। भले ही शायू का स्वभाव काफी अच्छा था, फिर भी वह त्रिपाठी जीवप्ती की बातों से लगभग पागल हो गई थी। कौन है जो दूसरे से बंधा नहीं रहना चाहता? ऐसा लगता है जैसे मैं ही हूँ जो बेशर्म हूँ, जो उसे मुझसे बंधे रहने के लिए मजबूर कर रहा हूँ। तुम हरामी, मुझसे बंधे रहने के लिए सम्मानित होना चाहिए। शायू ने अपने दिल में चुपचाप शाप दिया क्योंकि उसने जवाब दिया, इसे हटाया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब हम दोनों तैयार हों। अगर हम में से कोई भी मना करता है
तो उस कलाकृति के कार्य को हटाया नहीं जा सकता है। अच्छा, त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराया, एक पल के लिए सोचा और कहा, मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ। तो हमारा एक समझौता है ना? हमारा एक समझौता है। मैं उस कलाकृति को बाहर निकालना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा छोड़ दो, मैं चल नहीं सकती, शैयू ने कमजोर ढंग से कहा, थोड़ा संघर्ष करते हुए। त्रिपाठी जीवोक्ति का दिल कांप गया क्योंकि उसने धीरे धीरे उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी, लेकिन उसने अपनी सतर्कता को आराम नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपना मुंह शैयू के कान के करीब ले गया और फुसफुसाया, कोई चाल चलने की कोशिश मत करो, जब तक मैं थोड़ी शक्ति का उपयोग करता हूँ तुम मेरी होगी। मैं जानती हूँ, शैयू ने अपने दांत पीसे और कड़वाहट से जवाब दिया। त्रिपाठी जीवोक्ति द्वारा गले लगाए गए उसका एक हाथ अभी भी त्रिपाठी जीवोक्ति के पेट में फंसा हुआ था। शैयू ने अपना दूसरा हाथ अपने मुंह तक लाया और अपनी दिव्य चेतना को अंतरिक्ष वलय में डाला। प्रकाश के एक चमक के साथ एक श्रृंखला जैसी कलाकृति जमीन पर दिखाई दी। ये है। त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखें तेजी से चली और उसने जल्दी से इस कलाकृति को पकड़ लिया, जिससे शैयू इसे छू गई। इस कलाकृति का कार्य काफी अजीब है। तुम्हारे वाणिज्य संघ के महागुरुओं ने तुम्हारे लिए इस तरह की चीज को परिष्कृत क्यों किया? जैसा कि मैंने कहा, ये कुछ ऐसा है जो खतरे में होने पर मेरे लिए तैयार किया गया है। अगर मैं एक दुश्मन से टकराती हूँ जिसे मैं हरा नहीं सकती, तो मैं अपने जीवन को इससे जोड़ने के लिए इस कलाकृति का उपयोग कर सकती हूँ। यह एक जीवन बचाने का उपाय है। त्रिपाठी जीवोक्ति ने धीरे से सिर हिलाया, इससे पहले कि इस कलाकृति की जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना को इसमें डाला। जल्दी से पता चलाया कि इसके अंदर कुछ अज्ञात आत्मा सरणियां उत्कीर्ण थी। इस कलाकृति के अंदर एक बहुत अजीब ऊर्जा भी थी जो इतनी मजबूत थी कि त्रिपाठी जीवोक्ति थोड़ा पीला पड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह ऊर्जा एक स्वामी द्वारा इस कलाकृति में डाली गई थी जो उत्पत्ति राजा क्षेत्र तक पहुंच गया था और इसमें उनकी आत्मा के कुछ रहस्य शामिल थे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने तुरंत समझा कि यह कलाकृति नहीं थी जिसने एक भूमिका निभाई, बल्कि उस उत्पत्ति राजा क्षेत्र स्वामी की दिव्य तकनीक थी। ये कलाकृति सिर्फ एक वाहक थी जिसने इस दिव्य तकनीक को सीमित कर दिया था। इसे समझते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति का दिल शांत हो गया और उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ। मुझे बताओ कि इस कलाकृति की शक्ति को कैसे सक्रिय करें। शैयू ने गुस्से में कहा, तुम इतने संकीर्ण दिमाग कैसे हो सकते हो? क्या तुम अभी भी एक पुरुष हो? क्या मैं एक पुरुष हूँ या नहीं? क्या तुम इसे सत्यापित करना चाहती हो? त्रिपाठी जीवोक्ति ने गुस्से में कहा, कोई जरूरत नहीं। शैयू चौंक गई और जल्दी से कहा, अपनी दिव्य चेतना को इसमें डालो और सील खोलो। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी दिव्य चेतना को इस कलाकृति में डाला और पाया कि सील मजबूत नहीं थी और इसे आसानी से तोड़ा जा सकता था। अगले पल इस कलाकृति से एक चौंकाने वाला आध्यात्मिक ऊर्जा उतार चढ़ाव अचानक फैल गया और एक बैंगनी प्रभामंडल इससे फैल गया, त्रिपाठी जीवोक्ति और शैयू के शरीरों को ढक लिया। ये बैंगनी रोशनी व्यापक थी और त्रिपाठी जीवोक्ति और शैयू के छिद्रों में रिस गई, जल्दी से उन दोनों द्वारा अवशोषित हो गई। उन दोनों ने आंखें बंद करने और इस आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभावों को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उनके शरीर थोड़ा कांप रहे थे क्योंकि उनके दिलों में एक अवर्णनीय भावना उत्पन्न हुई। ऐसा लगा जैसे वे एक दूसरे का एक हिस्सा बन गए थे, जैसे कि वे खून से जुड़े हुए थे। शैयू ने धीरे से करवट बदली। मोहक नोटों ने अचानक त्रिपाठी जीवोक्ति को उसके बेहोशी से जगाया। उसके चेहरे पर एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ त्रिपाठी जीवोक्ति ने शैयू की बांह पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसका एक हाथ अभी भी उसकी जांघों को पकड़े हुए था, उन्हें मनमाने ढंग से मालिश और निचोड़ रहा था, जबकि उसका दूसरा हाथ नीचे चला गया, उसकी कमर को सहला रहा था और उसके नितंबों तक पहुंच रहा था, कोमलता और भराव को महसूस कर रहा था क्योंकि उसने धीरे से उसकी त्वचा को सहलाया। शैयू की कराहें अधिक से अधिक अजीब हो गई क्योंकि उसका कोमल शरीर मरोड़ गया, उसके लाल होंठों से खून टपक रहा था क्योंकि उसकी त्वचा पर एक अजीब लाल चमक दिखाई दी। त्रिपाठी जीवोक्ति के खुरदरे हाथ उसके नितंबों के विरुद्ध रगड़ रहे थे, जिससे उसे अनजाने में शर्म महसूस हुई। ऐसा नहीं लगा कि वह विरोध करना चाहती थी और इसके बजाय त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ सहयोग करने की पहल की, जिससे उसे मनचाहा करने दिया गया। उसकी भान सिकुड़ गई और उसकी अभिव्यक्ति संघर्ष और विरोध की बन गई। फिर उसने अपनी जीभ की नोक को जोर से काटा। तेज दर्द ने उसे जगाया और एक भयभीत खरगोश की तरह वह त्रिपाठी जीवोक्ति के आलिंगन से बाहर कूद गई और त्रिपाठी जीवोक्ति पर कुछ दर्जन मीटर दूर से घूरा, अपने दांत पीसते हुए चिल्लाया, बेशर्म, तुम अभी भी मेरा फायदा उठाना चाहते हो? क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपने होंठ चाटे और अपनी उंगलियों को एक साथ रगड़ा, नुकसान की भावना महसूस कर रहा था। जब शैयू दूर कूद गई तो वह नुकसान की एक गहरी भावना महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम पहले की तुलना में बहुत अधिक मिलनसार हो गए हो, और तुम पहले की तुलना में बहुत कम सतर्क क्यों हो? क्या यह इस कलाकृति में सीमित दिव्य तकनीक का प्रभाव भी है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपना सिर झुका लिया और उसे देखा। हाँ, शैयू ने अपनी छाती को ढकने के लिए अपनी छाती के सामने एक हाथ पार किया, जबकि दूसरे ने त्रिपाठी जीवोक्ति की जासूसी आंखों को रोकने के लिए उसके निचले शरीर को ढक लिया। अपने होंठ कसते हुए उसने कहा, हमारे आत्मा ब्रांड और जीवन की आभाएं जुड़ी हुई है, इसलिए चाहे तुम और मैं तैयार हो या नहीं, हम अनजाने में आत्मीयता की एक भावना महसूस करेंगे। दूसरे शब्दों में, हम एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कि हम एक दूसरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण हों। क्या ये वास्तव में इतना जादुई है? त्रिपाठी जीवोक्ति भौंहा सिकुड़ गया।
इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम पहले की तरह परेशान कर रहे हो, शयायु ने कुछ हद तक अनिच्छा से कहा। त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराया, हंसना चाहता था लेकिन डर था कि वह गुस्सा हो जाएगी। उसने बहुत कठिनाई से अपनी हंसी को रोका। मुड़ो, मैं अपने कपड़े पहनना चाहती हूँ, झांकना मत, शयायु चिल्लाई। मैंने पहले ही तुम्हें गले लगाया है और तुम्हें छुआ है। मैं तुम्हारे पूरे शरीर को अपनी हथेली के पीछे की तरह जानता हूँ, कुछ झांकने में क्या गलत है। त्रिपाठी जीवक्ति ने अस्वीकृति में ताने मारे। शयायु गुस्से में झुक गई, जमीन से कुछ बजरी उठाया और इसे त्रिपाठी जीवक्ति पर फेंक दिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत अपना सिर ढक लिया और भाग गया। स्टार एपिसोड संख्या एपिसोड नंबर 1048। मृततारा पर त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली और ध्यान किया, अपनी शक्ति को बहाल किया और अपनी चोटों को ठीक किया। ची डॉट। अचानक उसके सामने से हल्के पैरों की आवाज आई। अपनी आंखें खोलते हुए त्रिपाठी जीवक्ति का चेहरा चमक उठा। इस क्षण शयायु उसके सामने ज्यादा दूर नहीं खड़ी थी, एक ज्वलंत लाल पोशाक पहने हुए थी जो शानदार ढंग से चमक रही थी। एक नजर में ये स्पष्ट था कि यह एक असाधारण कलाकृति थी। ये पोशाक किसी अज्ञात सामग्री से बुनी गई थी, लेकिन यह नरम थी और उसके कोमल शरीर से लिपटी हुई थी। उसके उत्तम वक्रों और आकर्षक वक्रों पर जोर दे रही थी, जिससे वही चकाचौंध देवी की तरह लग रही थी। उसके लंबे बाल, जो हमेशा उसके कंधों पर बिखरे रहते थे, एक केश में एक हेयरपिन के साथ बंधे हुए थे जिसमें एक घना कोहरा शामिल था। उसकी नाजुक बाहें उनसे पानी निचोड़ने में सक्षम लगती थीं, जिससे लोग उन पर झपटना और एक काट लेना चाहते थे। उसने अपनी कलाई पर 2 ज़ेड कंगन पहने हुए थे और उसके सुंदर पैरों का एक छोटा हिस्सा उजागर था। उसके उत्तम गहने उसके कुलीन और सुंदर स्वभाव को दिखाते थे। त्रिपाठी जीवक्ति मोह का एक नजर दिखाने से खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसने उसे घूर कर देखा, अपनी आंखें हटाने में असमर्थ था। त्रिपाठी जीवक्ति ने खुद को गुप्त रूप से चेतावनी दी कि वह इस महिला से भ्रमित न हो, लेकिन फिर भी वह उसकी सुंदरता का विरोध नहीं कर सका। ऐसा लगा कि जैसे ही वह इशारा करती, वह उसके लिए पानी से बुझने और आग पर चलने के लिए तैयार होता। इस विचार को ध्यान में रखते हुए त्रिपाठी जीवक्ति आखिरकार जाग गया और होश में आने के लिए गुप्त रूप से अपनी जीभ को काटा। शयायु ने अपनी सुंदर आंखें सिकोड़ ली और विजयी ढंग से त्रिपाठी जीवक्ति को देखा। जागरूक लग रही थी कि उसकी वर्तमान स्थिति क्या थी। उसका सुंदर चेहरा एक खुशी की मुस्कान से भरा हुआ था क्योंकि संतुष्टि की एक भावना उसे भर गई थी। यह उस तरह की संतुष्टि थी जो एक महिला को तब महसूस होती थी जब वह उस पुरुष के लिए तैयार होती थी जिसे वह प्यार करती थी। त्रिपाठी जीवक्ति के उसके आभा से मुक्त होने के बाद शयायु भौंहा सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाई, थोड़ी हैरान और थोड़ी निराश लग रही थी। वह घूम गई, अपना आकर्षण और सुंदरता प्रकट कर रही थी। फिर उसने एक मुस्कान के साथ पूछा, ये कैसा है? सुंदर। त्रिपाठी जीवक्ति ने ईमानदारी से प्रशंसा की। धन्यवाद। शयायु और भी खुशी से मुस्कुराए। तुम बिना किसी कपड़े के अच्छी लगती हो, त्रिपाठी जीवक्ति ने जोड़ा। शयायु का सुंदर चेहरा डूब गया। उसने उस पर अपनी आंखें घुमाई। कुत्ते के मुंह से कुछ भी अच्छा नहीं निकलता। याद रखो, जो कुछ भी पहले हुआ वह वास्तविक नहीं था। तुम्हें किसी को भी ये बताने की अनुमति नहीं है कि मैं एक महिला हूँ, अन्यथा हमारा समझौता रद्द हो जाएगा। मैं पहले आत्महत्या करूंगी और फिर आत्मा जोड़ने वाली श्रृंखलाओं को तुम्हारा जीवन समाप्त करने दूंगी। मैं जानता हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति ने धीरे से सिर हिलाया और उसे देखने के लिए अपना सिर झुका लिया। उसने मुस्कुराया और कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम अभी खुद का आनंद ले रही हो? जब शयायु बोल रही थी, वह खुद को नीचे देखती रही। उसने जो गहने और कपड़े पहने थे उन्हें देखती रही। जितना अधिक उसने देखा, उतनी ही अधिक वह खुश और संतुष्ट थी। निश्चित रूप से मैं इसका आनंद लेती हूँ। शयायु ने अपने होंठ कस लिए। जब से मैं याद कर सकती हूँ, मुझे एक लड़के के रूप में पाला गया था। मैंने जवान होने के बाद से कभी भी महिलाओं के कपड़े नहीं पहने हैं। मैंने इन चीजों को कई सालों तक अपनी अंतरिक्ष वलय में रखा है और अब मुझे आखिरकार उनका उपयोग करने का एक मौका मिला है। क्या तुम खुश हो? राष्ट्रपति लो ने तुम्हें एक पुरुष के रूप में क्यों पाला? तुम्हारे सच्चे लिंग के रहस्य को क्यों छिपाना? उसके पास अभी भी अन्य उत्तराधिकारी है और तुम्हारे बिना भी उसके पास अभी भी एक उत्तराधिकारी है। क्या तुम्हारे साथ इतनी सख्ती बरतने की कोई जरूरत है? त्रिपाठी जीवक्ति ने सवालों की एक झड़ी दाग दी। उसका दिल संदेहों से भरा हुआ था। शयायु की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई क्योंकि उसने थोड़ी देर के लिए सोचा, इससे पहले कि फीका पड़ जाए, उसके अपने कारण हैं और मुझे इसकी आदत है। उसने सीधे जवाब नहीं दिया। त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे मजबूर नहीं किया। एक पल के लिए इस बारे में सोचते हुए जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। कोई इधर आ रहा है। शयायु हैरान थी। उसे संदेह से देखते हुए उसने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? वे मेरी दिव्य चेतना की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं, त्रिपाठी जीवक्ति ने गंभीरता से कहा। शयायु और भी अधिक भ्रमित थी। क्या तुमने अपनी दिव्य चेतना जारी की? मैं इसे क्यों नहीं महसूस कर सकती? उसकी शक्ति त्रिपाठी जीवक्ति की तुलना में बहुत अधिक थी। हालांकि इस क्षण में दोनों एक कमजोर स्थिति में थे। हालांकि अगर त्रिपाठी जीवक्ति ने वास्तव में अपनी दिव्य चेतना जारी की थी तो वह इसे पहचानने में सक्षम होती, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मेरे पास भी अपने खुद के रहस्य हैं, बस मुझ पर विश्वास करो, त्रिपाठी जीवक्ति ने गंभीरता से कहा। शयायु ने बिना किसी झिझक के सिर हिलाया। कितने लोग? उनकी खेती क्या है?
उनमें से काफी सारे हैं, उनमें से कई संत राजा हैं। वे जो दबाव देते हैं वह तब भी मजबूत होता है जब तुम अपने चरम पर थी। शयायु की अभिव्यक्ति बदल गई क्योंकि उसने चिल्लाया, तो क्या उन्होंने तुम्हें उन पर जासूसी करते हुए नहीं खोजा? जो लोग इस समय बर्फ ठंडे मृत्यु क्षेत्र में दिखाई दिए, उनका पिछले जाल से कुछ लेना देना होना चाहिए। शायद वे ही थे जिन्होंने इसे व्यवस्थित किया था और अब वे जीवित बचे लोगों को खोजने के लिए उन्हें सब मार डालना चाहते हैं। मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन वे मेरी दिव्य चेतना का पता नहीं लगा सकते। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। तैरते हुए महाद्वीप पर अंतरिक्ष के सच्चे अर्थ का अध्ययन करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति की दिव्य चेतना अंतरिक्ष की जंजीरों को तोड़ने और आगे बढ़ने में सक्षम थी। अन्य लोगों की आध्यात्मिक ऊर्जा के विपरीत, जो निरंतर और निरंतर थी, त्रिपाठी जीवक्ति की दिव्य चेतना अंतरिक्ष की जंजीरों को तोड़ने में सक्षम थी। इस तरह की छलांग दिव्य चेतना का पता लगाना बहुत मुश्किल था, और भले ही कोई इस पर जासूसी करता, वे त्रिपाठी जीवक्ति को वापस खोजने में सक्षम नहीं होंगे जब तक कि उस व्यक्ति की शक्ति त्रिपाठी जीवक्ति की तुलना में बहुत बहुत अधिक न हो। यह इस कारण से था कि शयायु त्रिपाठी जीवक्ति की दिव्य चेतना के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। यह मृतारा मृत्यु ऊर्जा से भरा हुआ है, विश्व ऊर्जा का जरा सा भी निशान नहीं है। एक बार जब वे यहाँ आएंगे तो वे निश्चित रूप से हमारे अस्तित्व का पता लगाएंगे। शयायु की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। मेरी शक्ति आधे तक भी बहाल नहीं हुई है। अगर वे वास्तव में हमें ढूंढते हैं। उसने ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि उसे किस तरह का उपचार मिलेगा। अगर वह अभी भी शयायु की तीसरे युवा स्वामी होती तो वह इस अज्ञात दुश्मन के साथ शर्तों पर बातचीत कर सकती थी, लेकिन इस क्षण वह सिर्फ एक आश्चर्यजनक सुंदरता थी। एक सुंदर महिला का क्या भाग्य इंतजार करता था अगर उसे पकड़ा जाता था। शयायु किसी और से बेहतर जानती थी। ये शाश्वत विनाश, अपवित्र और अपमानित होने का भाग्य था। चलो यहाँ से निकल जाते हैं। चलो उनसे अभी के लिए बचते हैं। त्रिपाठी जीवक्ति घबराया नहीं, अपनी तारकीय शटल को बुलाया और उस पर खड़ा हो गया, अपना हाथ शयायु की ओर बढ़ाते हुए। क्या तुम्हें पक्का पता है कि तुम उनके पता लगाने से बच सकते हो? शयायु ने एक गहरी आवाज में पूछा। नहीं, लेकिन ये यहाँ मौत का इंतजार करने से बेहतर है। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। शयायु ने अपने लाल होंठ काटे और सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति की तारकीय शटल पर कदम रखने की पहल की। त्रिपाठी जीवक्ति ने शयायु को अपने सामने गले लगाया, अपना सिर उसके कंधे पर रखते हुए, और एक एकल सोच के साथ तारकीय शटल प्रकाश की एक धारा में बदल गई और मृत तारा से दूर उड़ गई। हिलो मत, हालांकि मैं तुम्हें अभी नफरत नहीं करता, फिर भी मेरे दिल में एक आवाज चीख रही है कि मैं तुम्हें मार डालूं। मेरे लिए तुम्हारे लिए नफरत को हावी मत होने दो। शयायु की गर्दन लाल हो गई और उसके नाजुक कान के लोब भी अत्यधिक लाल हो गए क्योंकि उसने धीरे से फुसफुसाया। इस तरह एक पुरुष द्वारा गले लगाया जाना पहली बार था जब उसे इस तरह गले लगाया गया था। पहले जब उसने मृत तारा पर त्रिपाठी जीवक्ति के खिलाफ सामना किया था तो वह निराशापूर्वक पहल जबत करने और त्रिपाठी जीवक्ति को मारने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसके पास अपने शरीर में परिवर्तनों को महसूस करने के लिए ज्यादा समय नहीं था। लेकिन अब आत्मा श्रृंखलाओं के कनेक्शन के माध्यम से उसका शरीर त्रिपाठी जीवक्ति के स्पर्श के प्रति अत्यंत संवेदनशील हो गया था, और उसके कान से बहने वाली गर्म हवा भी उसके कोमल शरीर को गर्म महसूस कराती लगती थी। क्या तुम वास्तव में मुझ पर भरोसा नहीं करते? त्रिपाठी जीवक्ति हंसा। मैं बहुत ईमानदार हूँ। तुम नहीं हो, शयायु ने कहा, त्रिपाठी जीवक्ति के हाथ को पकड़ते हुए जो अनजाने में उसके पेट को छूता था और उसे कसकर पकड़ लिया। त्रिपाठी जीवक्ति को उसमें कोई रुचि नहीं थी। उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे गंभीर हो रही थी क्योंकि उसने अपनी तारकीय शटल को नियंत्रित किया ताकि वह बिना किसी पैटर्न के ठंडे और अंधेरे तारामंडल में आगे पीछे शटल करे। हालांकि शयायु ने जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी करने की हिम्मत नहीं की, ऐसा न हो कि वह उन दोनों को उजागर कर दे। वह ये भी जानती थी कि त्रिपाठी जीवक्ति को किसी अज्ञात दुश्मन से बचना चाहिए। वह त्रिपाठी जीवक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा के बारे में जिज्ञासु होने से खुद को रोक नहीं पाई। सोच रही थी कि इस छोटे द्वितीय कोटि संत के पास किस तरह का सौभाग्यपूर्ण मुठभेड़ था जिसने उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को इस हद तक विकसित करने दिया। इसके अलावा उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति की बाहों में पकड़े जाने पर शयायु ने सुरक्षा की एक स्पष्ट भावना महसूस की। ऐसा लगा कि भले ही हजारों पीछा करने वाले थे, जब तक वह इस व्यक्ति की बाहों में छिपी हुई थी उसे खोजा नहीं जाएगा। जब यह विचार उसके दिमाग में आया तो शयायु का दिल अराजक हो गया। वह जानती थी कि यह आत्मा श्रृंखलाओं का एक दुष्प्रभाव था जिससे वह अचेतन रूप से महसूस कर रही थी कि यह पुरुष अधिक मिलनसार और विश्वसनीय हो गया था। उसके दिल की गहराइयों में डर का एक निशान दिखाई दिया। डर था कि वह इस भावना में गहराई से डूब जाएगी जिससे वह जल्द से जल्द आत्मा श्रृंखलाओं से मुक्त होना चाहती थी। कुछ और कहने की हिम्मत न करते हुए शयायु ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी शक्ति को बहाल करने पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ क्षणों बाद एक और मृत तारा उन दोनों के सामने दिखाई दिया और त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी तारकीय शटल को नियंत्रित किया ताकि वह सीधे उसकी ओर उड़े। यह मृत तारा पिछले वाले की तुलना में थोड़ा बड़ा था, लेकिन यह भी मृत्यु ऊर्जा से भरा हुआ था, जीवन से रहित। मृत तारा तेज हवाओं से भरा हुआ था और मौसम अत्यधिक कठोर था। हवा धूल के बादलों को उड़ा रही थी जिसने इसे 10 मीटर के दायरे में कुछ भी देखना लगभग असंभव बना दिया था। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक गुफा जैसी जगह खोजने से पहले थोड़ी देर के लिए मृत तारा के चारों ओर उड़ान भरी और शयायु को अंदर लाया,
किसी भी धूल को अंदर बहने से रोकने के लिए प्रवेश द्वार को सील कर दिया, इससे पहले कि कुछ रोशनी वाले पत्थर बाहर निकाले और उन्हें गुफा के चारों ओर रखा। गुफा बड़ी या गहरी नहीं थी, इसलिए उन दोनों ने खुद को सबसे अंदरूनी हिस्से में छिपा लिया। चाहे वह जानबूझकर था या नहीं, शयायु त्रिपाठी जीवप्ती से दूर बैठी, जैसे कि वह डरती थी कि वह इस अवसर का फायदा उठाकर उस पर फिर से हमला करेगा। वे लोग इस दिशा में खोज नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ी देर के लिए छिप सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना को वापस ले लिया और शयायु से कहा, चलो उनके करीब आने का इंतजार करते हैं, इससे पहले कि हम छोड़ दें। अच्छा, तुम तय कर सकते हो। शयायु ने सिर हिलाया। शयायु ने धीरे से सिर हिलाया, कोई आपत्ति नहीं जताई। एक उच्च गुणवत्ता वाले संत क्रिस्टल का एक टुकड़ा बाहर निकालते हुए उसे अपनी हथेली में पकड़ते हुए, क्योंकि उसने ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यान करते समय उसने गुप्त रूप से त्रिपाठी जीवप्ती के आंदोलनों पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि त्रिपाठी जीवप्ती अकेलेपन को सहन नहीं कर पाएगा और उसके साथ खुद को उलझाने की कोशिश करेगा। आखिरकार वह हेंग लुओ वाणिज्य संघ के अध्यक्ष की उत्तराधिकारी थी, उसकी खेती गहरी थी और उसके दर्जा का सम्मान किया जाता था। दूसरी ओर त्रिपाठी जीवप्ती सिर्फ एक अज्ञात छोटा कृषक था, उनके बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी की तरह था। उसके लिए उसके साथ एक रिश्ता स्थापित करने में सक्षम होना एक सम्मान था, इसलिए वह निश्चित रूप से उसके साथ अकेले रहने के ऐसे अवसर को छोड़ेगा नहीं। वह निश्चित रूप से उसे जीतने की कोशिश करेगा और कुछ अवास्तविक उम्मीदें रखेगा। इस तरह शयायु ने ध्यान करने की पहल की, ये स्पष्ट कर दिया कि वह उससे बात नहीं करना चाहती थी। स्टार एपिसोड संख्या एपिसोड नंबर 1049। शयायु ने गुप्त रूप से अपने दिल में सब कुछ गणना की थी और त्रिपाठी जीवप्ती को ये सिखाने की तैयारी कर रही थी कि हंस का मांस खाने की चाहत रखने वाले मेढक का क्या मतलब होता है। वह इस अवसर का फायदा उठाकर अपने दिल की गांठ से छुटकारा पाने और उन्हें उनके बीच की दर्जा में अंतर का एहसास कराने की भी तैयारी कर रही थी, ताकि वह उनके बीच एक स्पष्ट रेखा खींच सके। सब कुछ तैयार था, उसे बस एक अंतिम धक्का चाहिए था। वह त्रिपाठी जीवप्ती के जवाब देने की पहल करने का इंतजार कर रही थी, लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद चीजें वैसे प्रगति नहीं की जैसा उसने कल्पना की थी। वह अपनी सुंदर आंखें खोलने और त्रिपाठी जीवप्ती को देखने के लिए खुद को रोक नहीं पाई, उसकी अभिव्यक्ति तुरंत अजीब हो गई। ये पुरुष जिसने पहले उसका फायदा उठाया था और उसे हर जगह छुआ था, अब शांत बैठा था, अपने हाथ में एक संत क्रिस्टल का एक टुकड़ा पकड़े हुए था, क्योंकि उसने अपनी शक्ति को बहाल करने के लिए, उससे ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपनी गुप्त कला को चलाया। वह वास्तव में ध्यान और खेती कर रहा था। शयायु के दिल में हताशा की एक मजबूत भावना उत्पन्न हुई, जिससे वह त्रिपाठी जीवप्ती पर नफरत से घूरते हुए अपने दांत पीसने लगी। उसने बोलने की पहल की, अपनी आवाज को शांत बनाने की कोशिश की। कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती हैं, क्या तुम उन्हें मुझे समझा सकते हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें खोली और थोड़ी देर के लिए उसे गहराई से घूरा, इससे पहले कि अचानक मुस्कुराया। मुझे भी कुछ चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती हैं। मैं पहले पूछूंगी। शयायु चिल्लाई। फिर तुम पहले पूछो। त्रिपाठी जीवप्ती अत्यधिक उदार था, इस मुद्दे पर उसके साथ परेशान नहीं था। शयायु एक पल के लिए चौंक गई, इससे पहले कि पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से हो? वह अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती का नाम नहीं जानती थी, लेकिन पिछली सभी मुठभेड़ों के बारे में सोचते हुए उसने अचानक महसूस किया कि उसे एक बड़ा नुकसान हुआ है। त्रिपाठी जीवप्ती, तुम शायद नहीं जानती कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था। यह एक निम्न स्तर की दुनिया है। मैं उस दुनिया से भागने वाला और सफलतापूर्वक तारामंडल में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति था। त्रिपाठी जीवप्ती ने ईमानदारी से जवाब दिया। एक निम्न स्तर की दुनिया? शयायु ने हैरानी से उसे देखा, इससे पहले कि रुचि के साथ पूछा, तो उस दुनिया पर सबसे मजबूत व्यक्ति कौन है? तृतीय कोटि संत। मुझे लगता है कि पहले एक संत राजा क्षेत्र कृषक था, लेकिन वह तारामंडल में प्रवेश करने से पहले गिर गया, लेकिन वह कई हजार साल पहले था। केवल एक तृतीय कोटि संत? ये वास्तव में एक निम्न स्तर की दुनिया है। हाँ, यहाँ आने के बाद मैंने सीखा कि संत क्षेत्र के ऊपर संत राजा क्षेत्र है, संत राजा क्षेत्र के ऊपर उत्पत्ति वापसी क्षेत्र है, उत्पत्ति राजा क्षेत्र। तुम वास्तव में अज्ञानी और अज्ञानी हो। शयायु ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिला पड़ी, उसे चिढ़ाते हुए, लेकिन शॉर्ट जनरल लिबा, तुम्हारे लिए इस बिंदु तक पहुंचना काफी मुश्किल है। तुम्हें रास्ते में बहुत कुछ सहन करना पड़ा होगा, है ना? वह त्रिपाठी जीवप्ती के बारे में चिंतित लग रही थी। उसके बोलने के बाद उसने महसूस किया कि यह अनुचित था और उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक गायब हो गई। मैं ठीक हूँ, मैं बस गलती से अंदर आ गया। और मत कहो, मुझे उस बारे में परवाह नहीं है। शयायु ने एक ठंडे चेहरे के साथ उसे बाधित किया। मुझे पूछने दो, मैं तुम्हें पहले जल चंद्रमा तारा पर क्यों नहीं ढूंढ सकी? तुम कहाँ छिपे हुए थे? क्या किसी ने तुम्हें कुछ मदद प्रदान की? ओह, मैं शेनतू के महल में रहता हूँ, तुम शायद मुझे खोजने के लिए वहाँ नहीं गई। त्रिपाठी जीवप्ती ने आराम से जवाब दिया। शेनतू को धोखा देने की जरा सी भी भावना महसूस नहीं की। शेनतू? शयायु ने अपनी सांस के नीचे बुदबुदाया, इससे पहले कि अचानक मीठा मुस्कुराया। तो ये वह था जिसने मेरे लिए परेशानी पैदा की। कुछ दिनों तक सबक नहीं सिखाया गया, उसने वास्तव में मेरा विरोध करने की हिम्मत की। बस इंतजार करो जब तक मैं वापस नहीं आती, मैं उसे दिखाऊंगी कि वह किस चीज से बना है। उसके चेहरे पर एक दुष्ट अभिव्यक्ति थी, उसके चांदी के दांत कस गए थे, जैसे कि वह शेनतू को टुकड़ों में फाड़ना चाहती थी। क्या वह भी वह था जिसने तुम्हें तारामंडल यान पर चढ़ने की व्यवस्था की?
शयायु ने पूछना जारी रखा। हाँ, उसने सोचा कि तुम परसों जल चंद्रमा तारा छोड़ चुकी थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि तुमने बिल्कुल नहीं छोड़ा था। जैसे ही मैं तारामंडल यान पर चढ़ा, तुम मेरे पीछे आ गई। सुंदरता, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह भाग्य है? उसने एक मुस्कान के साथ शयायु को देखा। तुम्हारा किसके साथ भाग्य है? शयायु ने एक मोहक तरीके से त्रिपाठी जीवक्ति को घूरा, जिससे उसका दिल धड़क गया। अनजाने में मृत तारा पर उसके साथ घूमने का दृश्य अचानक उसके दिमाग में दिखाई दिया, साथ ही उसका नर्म और कोमल शरीर, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति का शयायु के प्रति दृष्टि अचानक बदल गई। तुम क्या सोच रहे हो? शयायु का चेहरा अचानक लाल हो गया, जैसे कि वह त्रिपाठी जीवक्ति के गंदे विचारों को देख सकती थी। त्रिपाठी जीवक्ति की आक्रामक दृष्टि के तहत उसने जल्दी से विषय बदल दिया। तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा में क्या गलत है? मैं इन कुछ दिनों से इस पर विशेष ध्यान दे रही हूँ, लेकिन तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा मुझे एक बहुत अजीब और अनियमित भावना क्यों देती है? तुम्हारी दिव्य चेतना के रहस्य क्या हैं? यह इसलिए है क्योंकि मैं इसमें निपुण हूँ। त्रिपाठी जीवक्ति ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले इसके बारे में सोचा भी नहीं, लेकिन अपने शब्दों के बीच में उसकी अभिव्यक्ति अचानक बदल गई क्योंकि उसने भौंहा सिकोड़ लिया। क्या इन आत्मा श्रृंखलाओं की शक्ति बहुत मजबूत नहीं है? मैं तुम्हारे खिलाफ सतर्क नहीं लगता। उसने जो कुछ भी पूछा वह वास्तव में जवाब देने के लिए तैयार था, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति को बुरी शगुन की एक भावना महसूस हुई। जरा सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। त्रिपाठी जीवक्ति को वास्तव में जागते हुए देखकर शयायु ने गुप्त रूप से बुदबुदाना शुरू कर दिया। जागरूक लग रहा था कि वह उसे शाप दे रहा था। उसका सुंदर चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। वह त्रिपाठी जीवक्ति की दिव्य चेतना के रहस्यों को समझने के बहुत करीब थी, लेकिन अब वह अंतिम क्षण में विफल हो गई थी। आत्मा श्रृंखलाएं वाणिज्य संघ के एक वरिष्ठ बुजुर्ग द्वारा विकसित एक दिव्य तकनीक है। निश्चित रूप से इसकी शक्ति अविश्वसनीय है, लेकिन तुम वास्तव में इसका विरोध करने में सक्षम थे, जिसने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया। शयायु ने आश्चर्य से उसे देखा। क्या तुम इस अवसर का फायदा उठाकर मुझे सब कुछ कबूल करने के लिए मजबूर करने की योजना बना रही हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने ताने मारे। निश्चित रूप से। सोचो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। बेशक मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। अगर तुम खुद को मुझे देती हो तो आत्मा श्रृंखलाओं की शक्ति के बिना भी मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगा। तुम्हारे सपनों में, शयायु ने गुस्से में कहा। त्रिपाठी जीवक्ति के बेशर्म दुष्टों पर शर्मिंदा महसूस कर रही थी। अच्छा, अब मेरी बारी है तुमसे पूछने की। त्रिपाठी जीवक्ति धीरे से मुस्कुराया। शयायु को सोचने का समय नहीं देते हुए पूछा, तुमने खुद को एक पुरुष के रूप में भेष बदलने के लिए किस तरीके का उपयोग किया? मैं जानता हूं कि कुछ कलाकृतियां हैं जो किसी की उपस्थिति को बदल सकती हैं, लेकिन तुमने अपने शरीर के आकार को भी बदल दिया। क्या ये थोड़ा अधिक अतिरंजित नहीं है? पुरुष उपनाम शयायु और महिला उपनाम शयायु उपस्थिति में कुछ हद तक समान थे, लेकिन उनके शरीर का ढांचा स्वर्ग और पृथ्वी की तरह अलग था, खासकर वे तेज गोल नितंब और भरे हुए स्तन। त्रिपाठी जीवक्ति वास्तव में नहीं समझ सकता था कि उसने उन्हें कैसे छिपाया। ये भी एक कलाकृति का प्रभाव है। शयायु ने अनिच्छा से जवाब दिया। हमारे वाणिज्य संघ के एक महागुरु ने मेरे लिए विशेष रूप से एक कलाकृति को परिष्कृत किया। यह अद्वितीय है, लेकिन उस आपदा में वह कलाकृति क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए मैं केवल अपनी वर्तमान उपस्थिति को बनाए रख सकती हूँ। यह अच्छा है। मुझे भी लगता है कि यह अच्छा है। शयायु ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह खुद को क्रॉस ड्रेसिंग करने वाली बहुत पसंद करती थी। तुम्हारी वर्तमान खेती क्या है? त्रिपाठी जीवक्ति ने फिर से पूछा। शयायु भौंहा सिकोड़ गई। जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन फिर भी कहा, तृतीय कोटि संत राजा। मैंने सिर्फ 1 साल पहले सफलता हासिल की। ये एक रहस्य है, इसे प्रकट मत करो। त्रिपाठी जीवक्ति ने एक गंभीर अभिव्यक्ति धारण की, जल्दी से अपनी उंगलियों से गणना करते हुए। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझसे एक छोटा क्षेत्र ऊंची हो? शयायु खिलखिलाए। क्या तुम्हें अब हमारे बीच का अंतर महसूस होता है? अगर मैं पहले गंभीर रूप से घायल नहीं हुई होती तो मैं तुम्हारे जैसे एक छोटे चरित्र को एक अकेली उंगली से मार डालने में सक्षम होती। मैं तुम्हें इतनी लापरवाही से काम करने की अनुमति कैसे दे सकती थी? तुम इस साल कितनी पुरानी हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने जिज्ञासा से उसे देखा। शयायु का सुंदर चेहरा डूब गया क्योंकि उसने अपने दांत पीसे और थूक दिया। तुम्हारे किसी काम का नहीं। क्या किसी ने तुम्हें नहीं सिखाया कि एक महिला की उम्र मत पूछो? त्रिपाठी जीवक्ति ने अजीब तरह से मुस्कुराया। एक और चीज है जो मुझे बहुत अजीब लगती है। शयायु की अभिव्यक्ति अचानक गंभीर हो गई। उस आपदा में मैंने उत्पत्ति ग्रेड कलाकृति कवच पर भरोसा किया ताकि मैं बच सकूं, लेकिन फिर भी मैंने लगभग अपना जीवन खो दिया। तुम सिर्फ एक द्वितीय कोटि संत हो, तुम कैसे बच गए? मैं बस भाग्यशाली था। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने कंधों को उछाल दिया। अचानक याद आया कि जब आपदा हुई थी तो शयायु ने एक ज्वलंत लाल कलाकृति कवच को बुलाया था, लेकिन वह कलाकृति कवच टुकड़े टुकड़े में छील दिया गया था। मुझे नहीं लगता कि तुम बस भाग्यशाली थे। शयायु ने सोच समझकर त्रिपाठी जीवक्ति को घूरा। मैंने पहले तुम्हारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे चोटें सभी ठीक हो गई हैं। इसके अलावा तुम्हारे शरीर में खून सुनहरा है और इसमें एक शक्तिशाली जीवन शक्ति और लचीलापन है। तुम्हारे पास कितने रहस्य हैं? शयायु ने अपनी सुंदर आंखों से त्रिपाठी जीवक्ति को घूरा। उसका सुंदर चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ था।
उसकी राय में उस तरह की आपदा में यहाँ तक कि वह भी लगभग मर गई थी, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती जैसे किसी के लिए बचने का कोई कारण नहीं था। मेरा लचीलापन और लचीलापन वास्तव में मजबूत है, जो शायद सबसे बड़ा कारण है कि मैं बचने में सक्षम था। त्रिपाठी जीवप्ती धीरे से मुस्कुराया और विषय बदल दिया। क्या तुम जानती हो कि इस बार क्या हुआ? मैं नहीं जानती। शयायु ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर उदासी का एक निशान दिखाई दिया। मुझे नहीं पता कि वह जाल वाणिज्य संघ या मेरे लिए सेट किया गया था, लेकिन मुझे निश्चित है कि अंदर से किसी ने बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत की। चाहे वह कोई भी हो, मैं सब कुछ जांचूंगी और उन्हें खून से कीमत चुकाऊंगी। ऐसा कहते हुए शयायु की सुंदर आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक गई, क्योंकि उसकी हत्यारा इरादा उमड़ गया। ऐसा लगा जैसे वह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति बन गई थी, एक निर्दयी, क्रूर और ठंडे खून वाली शयायु तीसरे युवा स्वामी, जो त्रिपाठी जीवप्ती को खोजने के लिए 2000 कृषकों को मारने में संकोच नहीं करती थी। इसके अलावा उस जाल में व्यवस्थित तारामंडल टूटने वाली चमक हमारे वाणिज्य संघ द्वारा विकसित एक हथियार है और इसे कभी भी बाहरी दुनिया में नहीं बेचा गया है। जब तक हम इस स्रोत का पता लगाते हैं, मुझे लगता है कि सच्चाई जल्द ही सामने आएगी। शयायु ने धीरे से ताने मारे। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया। गुप्त रूप से पर्दे के पीछे व्यक्ति के बारे में चिंतित था। ये कल्पना करना आसान था कि एक बार जब शयायु मुक्त हो जाएगी तो ये मामला निश्चित रूप से एक खूनी तूफान सेट करेगा। ये बहुत संभव था कि पूरे हेंगलुओ वाणिज्य संघ को हिला दिया जाएगा। जैसे ही वे गुफा के अंदर बात कर रहे थे, उन दोनों ने समय के बीतने को महसूस नहीं किया। जैसे जैसे एक दूसरे के बारे में उनकी समझ गहरी हुई, चाहे वह त्रिपाठी जीवप्ती हो या शयायु, उन दोनों ने महसूस किया कि दूसरा पक्ष बहुत करीबी हो गया था। उसके घाव अभी तक ठीक नहीं हुए थे और उसे अभी भी बाहर दुश्मन की खोज के बारे में चिंता करनी थी। शयायु के पास त्रिपाठी जीवप्ती का असामान्य लचीलापन नहीं था, इसलिए थोड़ी देर बात करने के बाद वह थका हुआ महसूस हुई और पहाड़ी दीवार के विरुद्ध झुककर सो गई। समय की एक अज्ञात राशि के बाद शयायु ने अचानक त्रिपाठी जीवप्ती को धीरे से उसे बुलाते हुए सुना। उसने जल्दी से सीधा होना शुरू कर दिया और त्रिपाठी जीवप्ती को घूरते हुए वहां सिकोड़ लिया जो उसके ठीक सामने था। अपने कंधे पर बड़े हाथ को देखने के लिए अपना सिर घुमाते हुए उसने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया, तुम मुझे गले क्यों लगा रहे हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने उस पर झुका और कहा, तुम ही थी जिसने झुकाव किया। मैं। शयायु शर्मा गई। उसे समझाने का तरीका नहीं पता था। ये जाने का समय है, वे इस मृत तारा की ओर बढ़ रहे हैं। अगर हम अभी नहीं जाते हैं तो हमें खोजा जाएगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से कहा। पहले खड़ा हो गया, गुफा के प्रवेश द्वार पर बाधाओं को एक तरफ धकेल दिया, अपनी तारकीय शटल को बुलाया और शयायु को इशारा किया। शयायु गुस्से में भाग गई और तारकीय शटल पर खड़ी हो गई। गुस्से में कहा, अगली बार भले ही मैं झुक जाऊं, मुझे गले मत लगाओ, वह मेरा इरादा नहीं था। अच्छा, अब से मैं परवाह नहीं करूंगा कि तुम जीती हो या मरती हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने बस जवाब दिया। स्टार एपिसोड संख्या एपिसोड नंबर 1050। लगभग 2 महीनों तक त्रिपाठी जीवप्ती और शयायु बर्फ ठंडे मृत क्षेत्र में विभिन्न मृत तारों पर छिपे हुए थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हेंगलुओ वाणिज्य संघ के तारामंडल यान को उड़ाने के लिए किसने जाल बिछाया था, त्रिपाठी जीवप्ती उनकी सावधानी से गहराई से वाकिफ था। बर्फ ठंडे मृत क्षेत्र के चारों ओर लगातार कृषक भटक रहे थे, कुछ तलाश रहे थे और कुछ दिनों पहले ही उन्होंने धीरे धीरे बंद कर दिया और पीछे हट गए। उन्हें ये पुष्टि करने में 2 महीने लग गए कि कोई भी उस आपदा से बचा नहीं था। मुझे लगता है कि इस बार यह मेरी ओर निर्देशित लगता है। एक मृत तारा पर, शयायु ने सोच समझकर कहा। मुझे भी ऐसा लगता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सहमत होते हुए सिर हिलाया। शुरुआत में उनमें से कोई भी नहीं समझ पाया था कि जाल शयायु या वाणिज्य संघ के तारामंडल यान पर निर्देशित था, लेकिन अब उन दोनों के पास एक ही अक्कल थी। वह जाल शयायु पर निर्देशित था। यह उसे उसमें दफनाने के लिए था। ओह, शयायु ने एक मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देखा, जैसे कि वह उस पर विचार कर रही थी। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे अपना तर्क बताओ और देखते हैं कि क्या यह मेरे जैसा ही है। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे संदेह में नहीं रखा और कहा, समय। उन्होंने जीवित बचे लोगों को खोजने में बहुत अधिक समय बिताया। उस तारामंडल यान पर कोई महत्वपूर्ण लोग या सामग्री नहीं थी, इसलिए अगर यह वाणिज्य संघ के लिए सेट किया गया जाल होता तो उन्हें इसे खोजने में इतना समय नहीं लगता। उनके लिए इतना सावधान रहना और लगातार 2 महीनों तक खोजना, ये केवल ये साबित कर सकता है कि वे बहुत डरते हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जो उन पर पलटवार कर सकता है। इसलिए इस बार मामला तुम्हारी ओर निर्देशित होना चाहिए। वाणिज्य संघ का युद्धपोत बस फंस गया था। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने शयायु को झुलसती आंखों से घूरा। शयायु की सुंदर आंखें चमक उठी क्योंकि उसके लाल होंठ मरोड़ गए। तुम्हारे विचार बहुत स्पष्ट हैं, मैंने तुम्हें कम आंका। त्रिपाठी जीवप्ती की अक्ल मूल रूप से उसकी जैसी ही थी। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में किसी भी तरह से हीन नहीं था। धीरे से मुस्कुराते हुए उसने पूछा, अगर एक दिन हमारे बीच की आत्मा श्रृंखलाएं अनलॉक हो जाती हैं और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, तो क्या तुम मेरे पास रहना चाहोगे? क्या तुम मुझे जीतने की कोशिश कर रही हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने उसे अजीब तरह से देखा। तुम ऐसा कह सकते हो, लेकिन ये बहुत संभव है कि मैं आत्मा श्रृंखलाएं जारी होते ही तुम्हें मार डालूंगी। शयायु ने उन शब्दों को एक नर्म आवाज में कहा। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी और उसने नहीं सोचा कि इसमें कुछ भी गलत था।
रहने दो, मैं तुम्हारे द्वारा नियंत्रित नहीं होऊंगा। अगर वह दिन वास्तव में आता है तो मैं कुछ भी करने से पहले तुम्हें मार डालूंगा। क्या अहंकार! शयायु ने अपने होंठ घुमाए। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम्हें मारने की तुम्हारे पास क्या क्षमता है। जब समय आएगा तो तुम देख लोगे। त्रिपाठी जीवप्ती अपने छिपाने की जगह से बाहर निकल आया, अपना सिर घुमाया, झुका और एक आमंत्रण इशारे में अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन क्या हमें अब इस शापित जगह को नहीं छोड़ना चाहिए? शयायु ने अपने होंठ कसे और मुस्कुराए। उसकी आंखें अर्धचंद्र बना गई क्योंकि उसने भी बाहर कदम रखा, अपना जैद सफेद हाथ त्रिपाठी जीवप्ती की हथेली में रखा, जिससे उसे अपनी तार्किक शटल को बुलाने और उसे आगे ले जाने की अनुमति मिली। 2 महीनों के बाद, चाहे वह कोई भी हो, उनकी सभी चोटें ठीक हो गई थी और शयायु तृतीय कोटि संत राजा क्षेत्र के शिखर पर वापस आ गई थी। हालांकि वह अभी भी त्रिपाठी जीवप्ती के साथ एक ही तार्किक शटल को साझा करने के लिए तैयार थी। उसने देखभाल किए जाने की भावना का आनंद लिया। उसे खुद को बार बार याद दिलाना पड़ा कि यह आत्मा श्रृंखलाओं के कारण हुआ एक दुष्प्रभाव था। सामान्य परिस्थितियों में उसे ऐसे पुरुष के लिए कोई भावना नहीं होती, लेकिन इस क्षण उसके द्वारा दिखाई गई कोई भी देखभाल उसके शरीर और मन को गर्म करने के लिए पर्याप्त थी। तार्किक शटल बिजली के एक बोर्ड की तरह उड़ गई और थोड़ी देर बाद ये जोड़ी मृत तारा से दूर उड़ गई। तारामंडल के अंदर त्रिपाठी जीवप्ती रुक गया और पूछा, हमें अब कहाँ जाना चाहिए? जल चंद्रमा तारा पर वापस? नहीं, वापस जाने की यात्रा बहुत दूर है। बर्फ ठंडा मृत क्षेत्र जल चंद्रमा तारा से लगभग 1.5 महीने की यात्रा है, इसलिए तार्किक शटल द्वारा वापस आने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। चलो वर्षापात तारा पर चलते हैं। वर्षापात तारा यहाँ से करीब है और मैं मूल रूप से वैसे भी वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन अब जब मैं इस स्थिति में हूँ तो ये थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, त्रिपाठी जीवप्ती ने विरोध नहीं किया। किसी भी हाल में वह बस प्रवाह के साथ जा रहा था और उसके दिमाग में कोई विशेष गंतव्य नहीं था। मुझे पहले सोचने दो कि वर्षापात तारा कहाँ है। इस शापित बर्फ ठंडे मृत क्षेत्र में तारों की रोशनी का जरा सा भी निशान नहीं है, इसलिए मेरे लिए दिशा बताना असंभव है। शयायु की भान सिकुड़ गई क्योंकि उसने चारों ओर देखा, अपनी दिशा की भावना को संतुलित करने की कोशिश कर रही थी। जब वह शिकायत कर रही थी तो त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले ही अपनी तार्किक शटल को एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ा दिया था। क्या तुम रास्ता जानते हो? शयायु ने चिंतित होकर पुकारा। अगर तुम नहीं जानते तो तारामंडल में खोना आसान है। मेरी तार्किक शटल में बस एक तारा है जो वर्षापात तारा तक जाता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से मुस्कुराया। यह महान है। शयायु खुश हुई, अपने दिल की चिंता को जाने दिया। त्रिपाठी जीवप्ती की तार्किक शटल में तारा कुछ ऐसा था जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से इसमें उकेरा था। ये सबसे अच्छा मार्ग था जो उसने अपनी ज्ञान सागर के ऊपर विशाल तारा से पाया था, इसलिए अब इसे सत्यापित करने का एक अच्छा समय था। तुम वर्षापात तारा पर क्या करने जा रहे हो? जैसे ही वे उड़ रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और पूछा। मेरे पिता ने मुझे कुछ मामलों से निपटने के लिए वहां भेजा था। शयायु ने आराम से जवाब दिया। कौन सा मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए तुम्हें वास्तव में व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ता है? इतने सारे सवाल मत पूछो। शयायु का सुंदर चेहरा कड़वा हो गया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि यह वाणिज्य संघ का एक रहस्य है और इसे आसानी से प्रकट नहीं किया जा सकता है। कृपया मेरे लिए चीजें मुश्किल न बनाओ, ठीक है? उसने वास्तव में एक नर्म आवाज में विनती करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती का भौंहा सिकुड़ गया क्योंकि उसने थोड़ा अभिभूत महसूस किया। उसे मानना पड़ा कि एक बार जब शयायु जैसी महिला नखरे करती थी तो वह बिल्कुल अजेय थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने उसके आकर्षणों का पूरी तरह से अनुभव किया था। इन दिनों जब वह उसके साथ था, वह डर से कांप रहा था, जैसे कि वह पतली बर्फ पर चल रहा था। हर दिन उसे खुद को लगातार याद दिलाना पड़ता था, कहीं ऐसा न हो कि वह गलती से उसकी अनार स्कर्ट के नीचे गिर जाए। यह इस वजह से भी था कि वह मन की पर्याप्त स्पष्टता बनाए रखने में सक्षम था और आत्मा श्रृंखलाओं द्वारा पूरी तरह से गुलाम नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती का मानना था कि शयायु भी आत्मा श्रृंखलाओं की शक्ति से निपटने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उन दोनों के पास एक मौन समझ थी और उन्होंने इसके बारे में बात करने से मना कर दिया। ऐसा लगा कि अभी अभी जो हुआ था उसके कारण शयायु को थोड़ा अपराधी महसूस हुआ, इसलिए थोड़ी देर उड़ने के बाद उसने अचानक पूछा, तुम कौन सा गुण विकसित करते हो? क्या ये यांग या अग्नि है? उस दिन जब वह त्रिपाठी जीवप्ती के साथ उलझी हुई थी, उसने त्रिपाठी जीवप्ती की शक्ति की कुछ समझ हासिल की थी, लेकिन वह विशिष्टताओं के बारे में स्पष्ट नहीं थी। तुम क्यों पूछती हो? त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा सतर्क था। मैं सोच रही थी कि अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें खेती कैसे करें, अपनी शक्ति का उपयोग कैसे करें और अपनी शक्ति के सच्चे सार को कैसे समझें, ये सिखाने के लिए एक गुरु को ढूंढने में मदद कर सकती हूँ। शयायु ने ईमानदारी से कहा, खेती की सड़क पर किसी को तुम्हें सिखाने के लिए होना किसी के पास नहीं होने से पूरी तरह से अलग है। चूंकि तुम अपने महाद्वीप से क्षेत्र में प्रवेश करने वाले पहले व्यक्ति हो, इसलिए पहले तुम्हें इस तरह के ज्ञान को सिखाने वाला कोई नहीं होना चाहिए, है ना? एक गुरु को ढूंढो। त्रिपाठी जीवप्ती जब उसने ये सुना तो हैरान रह गया। हाँ, वाणिज्य संघ में कई विदेशी गुरु हैं जो विभिन्न शक्तियों के सच्चे सार में निपुण हैं। तुम्हारी शक्ति से मेल खाने वाले एक गुरु को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। मुझे कम मत आंको, मेरे पास भी कई गुरु हैं जो मुझे सिखा सकते हैं।
रहने दो, शायद कोई नहीं है जो मुझे सिखा सके। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराया और सिर हिलाया। मना करने में जल्दी मत करो, इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वास्तव में कोई नहीं है जो मुझे सिखा सके, मेरी शक्ति थोड़ी खास है। खास? कितनी खास? इस बार शेयू की बारी थी हैरान होने की। त्रिपाठी जीवप्ती वहां सिकोड़ गया, लेकिन उसके अजीब विचारों को बाधित करने के लिए वह केवल पहुंच सका और राक्षसी ज्वाला के एक द्रव्यमान को बुला सका। उग्र गहरे काले लौ ने एक अलग तरह का आकर्षण उत्सर्जित किया। ये एक खिलता हुआ काला गुलाब जैसा था जो किसी की आत्मा को निगलना चाहता था। ऐसा लगता था कि ये दुनिया में सब कुछ जला सकता था। शेयू की आंखें एक अजीब रोशनी के साथ चमक उठी क्योंकि वह जम गई थी। उसने इस राक्षसी ज्वाला के द्रव्यमान में शामिल रहस्यों को ध्यान से महसूस किया और अलार्म में बाहर निकले बिना खुद को रोक नहीं पाई। ऐसी विरोधाभासी शक्ति कैसे हो सकती है? उस राक्षसी लौ का गेंद गर्म और ठंडा, यांग और बुराई के बीच बदल गया। सभी प्रकार के विरोधों को एक साथ पूरी तरह से जोड़ा गया था, एक दूसरे को आपस में मजबूत कर रहे थे और एक दूसरे के अहंकार में मदद कर रहे थे। ये पहले ही पूरी तरह से विकसित होकर एक अद्वितीय, 1,00,000 में एक प्रकार की शक्ति बन गई थी। शेयू ने पहले कभी भी ऐसी अजीब शक्ति नहीं देखी थी। उसे यह कल्पना करना मुश्किल लगा कि एक कृषक इस तरह की शक्ति को कैसे हल या विरोध कर सकता है अगर यह एक कृषक के शरीर पर आक्रमण करता है। वह एक अच्छा समाधान नहीं सोच सकी। उसकी सुंदर आंखों की गहराइयों से घबराहट, झटका और खुशी का एक निशान दिखाई दिया। वह इस राक्षसी ज्वाला की अद्वितीयता से चौंक गई थी, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती की महान क्षमता से भी उत्साहित थी। ये पुरुष अब सिर्फ एक द्वितीय कोटि संत कृषक था, इसलिए उसकी अद्वितीय शक्ति शायद ज्यादा भूमिका नहीं निभा पाएगी, लेकिन अगर उसे एक संत राजा क्षेत्र या यहाँ तक कि एक उत्पत्ति वापसी क्षेत्र गुरु में विकसित किया जा सकता है, तो ये राक्षसी ज्वाला जो भूमिका निभा सकती है वह बस अकल्पनीय थी। उसकी शक्ति गुण ने उसे एक प्राकृतिक फायदा दिया कि दूसरे पहुंचने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। एक बार जब उसे बढ़ने की अनुमति दी गई, तो उसके लिए उसी क्षेत्र में एक प्रतिद्वंद्वी को ढूंढना मुश्किल होगा, जब तक कि उसका प्रतिद्वंद्वी भी एक बहुत खास शक्ति विकसित न करे। क्या तुम्हारे वाणिज्य संघ में कोई है जिसके पास मेरे जैसी इस तरह की शक्ति है? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। नहीं, शेयू ने ईमानदारी से सिर हिलाया। उसके लिए एक गुरु को किराए पर लेने के विचार को खारिज कर दिया, लेकिन उसकी सुंदर आंखें एक अलग रोशनी चमकी क्योंकि उसने पुकारा, त्रिपाठी जीवप्ती, हम कुछ चर्चा कैसे करते हैं? क्या चर्चा करें? जब वो दिन आएगा कि हम आत्मा श्रृंखलाओं को तोड़ते हैं, तो मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जो कुछ भी पहले हुआ वह लिखा जाएगा। इसके अलावा मैं तुम्हें सबसे अच्छा खेती का वातावरण और सबसे अच्छे संसाधन प्रदान करूंगी ताकि तुम अपनी शक्ति बढ़ाने में मदद कर सको, जिससे तुम्हें सबसे तेज संभव गति से बढ़ने की अनुमति मिलेगी। इतना अच्छा? त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा जरा सा भी नहीं फड़का क्योंकि उसने सार्थक ढंग से मुस्कुराया। मुझे बताओ, तुम्हारी शर्तें क्या है? तुम मेरा पीछा कैसे करोगे? कुछ भी नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। मैंने कहा, मैं तुम्हारे द्वारा नियंत्रित नहीं होऊंगा। नियंत्रित होना और पीछा करना दो अलग चीजें हैं। शेयू चिल्लाए, तुम इसे उस तरह से नहीं समझ सकते हो। मेरे लिए यह एक ही बात है। अधिक से अधिक मैं तुम्हें मेरा पीछा करने का मौका दे सकती हूँ। शेयू का चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसने अपने पतले होंठ काटे। लगता है कि वह एक महान रियायत दे रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती की शक्ति इतनी खास थी कि वह वास्तव में उसे जीतना चाहती थी। उसे ये कहते हुए सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती हंसे बिना नहीं रह सका। तुम किस पर हंस रहे हो? शेयू का चेहरा अभी भी लाल था क्योंकि वह गुस्सा हो गई थी। बाहरी दुनिया के लिए तुम्हारी पहचान शेयू का तीसरा युवा स्वामी है। अगर मैं तुम्हारा पीछा नहीं करता, तो मुझे डर है कि इस दुनिया में कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, है ना? क्या तुम्हें इतना अकेला होना पड़ेगा? तुम हरामी हो, शेयू ने शाप दिया।